हेलो एंड वेलकम टू आई एस चक्रा। तो हमने पीटी 365 के 3 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें पहला सेक्शन है बैंकिंग एंड मनी का, और सेकंड लेक्चर में फाइनेंस एंड टैक्सेशन, ये सारी चीज़ डिस्कस कर लिए हैं इसमें। ठीक है। और पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट, एक्सटर्नल सेक्टर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, ठीक है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और फाइनली बिजनेस इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। 8365 के जो 8 चैप्टर हैं, 8 पार्ट्स हैं, इन्हें हमने पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है, थॉरली डिस्कस किया है। ठीक है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में सारी वीडियो दिए हैं, उनको देख लीजिए। ठीक है। और ये PT 365 का जो आज होगा लेक्चर, ये 4th होगा और फाइनल लेक्चर होगा। ठीक है। तो आज इसमें हमारी PT 365 ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो आर्ट एंड कल्चर की। ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में एक लेक्चर मैंने अपलोड कर दी है, और उसके बाद जो है हम सारी एक 1 बाय 1 सारी मैगजीन्स को, सारी PT 365 को डिस्कस कर लेंगे। ओके। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले लेक्चर में, जो है हमारा पार्ट 9 और इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो पहला न्यूज़ जो था वो पीएम गति शक्ति के कंटेक्स्ट में था। तो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, इसमें न्यूज़ में क्यों था? ये पीएम गति शक्ति जो है ये लॉन्च किया गया था 2021 में, और 3 साल इसके कंप्लीट हो गए हैं। और इसके जो पीएम गति शक्ति है, इसमें 7 इंजन्स काम करते हैं, जैसे रेलवे के सेक्टर में रोड सेक्टर, पोर्ट सेक्टर, वाटरवेज, एयरपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सारे मेजर जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हैं वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। याद रखिएगा 7 इंजन्स हैं। ठीक है। 7 इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हैं जिनको इम्प्रूव करना है। ठीक है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान ये डेवलप किया गया था डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल बाई BISAG-N। ठीक है। BISAS जो GRN। ठीक है। तो इसके द्वारा डेवलप किया गया था। इसका जो फुल फॉर्म है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, किसका यूज करके? जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म को यूज करके इसे मतलब बनाया गया था। ठीक है। मास्टर प्लान को, डिजिटल मास्टर प्लान को। और ये बिल्ट होता है ऑन ओपन सोर्स टेक, जो होस्ट किया था मेघराज, जो होस्ट किया गया था मेघराज में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑनलाइन टूल है, क्लाउड है। ठीक है। उसी में ये जो ओपन सोर्स टेक है, इसी में इंक्लूड किया गया है। ठीक है। होस्ट किया गया था, और इंटीग्रेट करता है इसरो सैटेलाइट से, इसरो सैटेलाइट इमेजरी से, और सर्वे ऑफ इंडिया बेस मैप से। ठीक है। तो नॉर्मली याद रखिएगा, क्योंकि जो है प्रीलिम्स कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट बेस्ड में दे देता है। ठीक है। तो ओपन सोर्स टेक याद रखिएगा किस पर होस्ट किया गया था? मेघराज पर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक क्लाउड है। ठीक है। और इंटीग्रेट किया गया है जो इसरो के सैटेलाइट इमेजरी सैटेलाइट्स हैं, और सर्वे ऑफ इंडिया बेस मैप में उसमें ऐड कर दिया गया है। ठीक है। इंटीग्रेट किया गया है उससे। ये पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान जो है ये प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस ऑफ द ऑन गोइंग एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज। जैसे इसमें 7 इंजन है, तो 7 मिनिस्ट्रीज भी मतलब 7 मिनिस्ट्रीज नहीं, मोर देन 7 मिनिस्ट्रीज हैं जो वर्क करती हैं इस मास्टर प्लान के लिए। जैसे फ्यूचर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको डेवलपमेंट करने के लिए ये मिनिस्ट्रीज एक साथ आती हैं। जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला, भारतमाला किसके लिए? जो रोडवेज हैं। ठीक है। रोडवेज इतनी, जैसे कि गोल्डन ट्रायंगल है। ठीक है। और जो गोल्डन ट्रायंगल है, और क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है। जो जैसे मतलब दिल्ली, कोलकाता, ठीक है, यहाँ चेन्नई और बेंगलुरु को कनेक्ट करती है गोल्डन वो क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। गोल्डन ट्रायंगल, ये मतलब यूपीएससी ने कई बार इनसे क्वेश्चन पूछ लिया है डायरेक्टली। तो भारतमाला, सागरमाला, सागरमाला किसके लिए? जो ओशियन मतलब डेवलपमेंट। ठीक है। इंडियन ओशन के जो आसपास जो स्टेट्स हैं, ठीक है, उसमें कोस्टल एरियाज़ में डेवलपमेंट करने के लिए, इनलैंड वाटरवेज को डेवलपमेंट करने के लिए, ड्राई और लैंड पोर्ट्स के लिए, और उड़ान उड़े देश का आम नागरिक जो एयरपोर्ट या फिर मतलब एयर कनेक्टिविटी को डेवलप करना है।
ठीक है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के टारगेट्स जो हैं, कितने नंबर ऑफ टारगेट्स हैं, जैसे एक्सपैंड करना है लिमिट की रोडवेज की, ठीक है, और टच करना है 2 लाख किलोमीटर मार्क को। तो मतलब रोडवेज कितनी होनी चाहिए, इसके अंडर में ये प्रपोज किया गया है, टारगेट रखा गया है कि 2 लाख किलोमीटर का मार्क को क्रॉस कर सके, ठीक है। जो रेल कार्गो कैपेसिटी है वो अराउंड 1600 टन 2025 के अंडर होना चाहिए, ठीक है। पावर ग्रिड टू एक्सटेंड रीच पाया 4,54,200 सर्किट किलोमीटर ऑफ लाइन्स। इंक्रीज रिन्यूएबल कैपेसिटी टू 225 गीगावाट बाई फाइनेंशियल ईयर 2025, ठीक है। तो रिन्यूएबल कैपेसिटी 225 गीगावाट होना चाहिए, ये टारगेट रखा गया है, और कंप्लीट होना चाहिए अराउंड 17,000 किलोमीटर ऑफ गैस पाइपलाइन, ठीक है। तो ये टारगेट जो है याद रखिएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क इन इंडिया न्यूज़ में क्यों रहा, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिपोर्ट है, बेंच मार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसे रिलीज़ किया गया है बाय द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो ये याद रखना, रिपोर्ट कौन सी है, बेंच मार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। एनालाइज किया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रेगुलेटरी लैंडस्केप्स को अक्रॉस 140 इकॉनमीज और 140 कंट्रीज़ में, ठीक है। इंडिया में जो पीपीपी मॉडल चलता है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यूनिट इन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इसके अंडर में वर्क करता है, और ये रिस्पॉन्सिबल है पॉलिसी लेवल मैटर्स को जो पीपीपी के टर्म में डेवलप किया जाता है, उसके अंडर में मतलब इसकी ये मॉनिटरिंग करता है, ठीक है। इंडिया में जो पीपीपी मॉडल्स है कैसे चलता है, जैसे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, ठीक है, HAM, और बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, बिल्ड ऑन ऑपरेट, बिल्ड ऑन जो ये है ना ट्रांसफ़र, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र एन्युटी, और ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनको आई थिंक मैंने ये कवर कर दिया है। अगर आपको देखना है तो इकोनॉमिक सेक्शन के लेक्चर्स ये कॉम्प्रिहेंसिवली देख सकते हैं, ठीक है। मैंने इन्हें डिटेल में कवर किया है, तो वहाँ आप प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं लेक्चर, आप उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके इनिशिएटिव्स को। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमिटी, ये इवेलुएट करता है सेंट्रल सेक्टर पीपीपी प्रोजेक्ट को, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, तो ये इसके अंडर में आता है। इसको 100 एंड जो मतलब टोटल जो ये मास्टर प्लान है पीएम गति शक्ति है, उसमें 111 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है। इन्वेस्ट करने का प्लान रखा गया था, जिसमें कि 6 लाख करोड़ ये केवल और केवल किसके लिए होगा, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ठीक है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन डिमांड करता है जनरेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट बाय मोनेटाइजिंग एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट असेट्स, ठीक है। जो भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट असेट्स हैं उन्हें मोनेटाइज किया जाएगा। ये टारगेट है कि जो 6 लाख करोड़ को कवर करेगा, ठीक है। ओवर 6 लाख करोड़ 4 ईयर्स में इतना ज़्यादा मोनेटाइज करने का प्लान है कि गवर्नमेंट की जो एग्जिस्टिंग असेट्स हैं उनको मोनेटाइज किया जाए, ठीक है। और मोनेटाइजेशन का मतलब क्या है, मोनेटाइजेशन का यही मतलब है कि जो गवर्नमेंट के मतलब चीज़ों को डेवलप किया जाए। जैसे लैंड है, ठीक है, और लैंड ऐसे खाली पड़ी है तो, और वो बैरन लैंड है, कोई मतलब उसमें यूजफुल वाली लैंड नहीं है। जैसे कि रेल प्लान की बात करें तो रेलवे डेवलपमेंट जहाँ पर हो रहा है वो ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए यूजफुल नहीं है, तो वो जो लैंड है गवर्नमेंट की उसे मोनेटाइज करेंगे कैसे, जो मतलब प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे, प्राइवेट सेक्टर वहाँ डेवलप करेगी, जैसे कोई भी चीज़ डेवलप करेगी, इंडस्ट्री लगाएगी, ठीक है, मशीन लगाएगी, और या फिर मॉल वगैरह खोलेगी, तो ऐसे चीज़ों में वो इन्वेस्ट करेगी, तो इसे कहते हैं मोनेटाइजेशन, और उसे मतलब गवर्नमेंट को इससे रेवेन्यू जनरेट करने का एक अच्छा मतलब सोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट है वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम, ये प्रोवाइड करता है अप टू 40% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट एज ए कैपिटल ग्रांट टू इन्हेंस प्रोजेक्ट वायबिलिटी, ठीक है। वायबिलिटी गैप फंडिंग जो वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम है, इसके तहत जो 40% प्रोजेक्ट का 40% जो कॉस्ट है वो कैपिटल ग्रांट करा जाएगा, ठीक है, इन्हांस करने के लिए प्रोजेक्ट वायबिलिटी को, जो भी प्रोजेक्ट होंगे, ठीक है। तो टारगेट है 40% का। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड, ये एक एड है डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी PPP प्रोजेक्ट्स के लिए बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी फंडिंग सपोर्ट टू द प्रोजेक्ट स्पॉन्सरिंग अथॉरिटीज़, ठीक है। प्रोजेक्ट स्पॉन्सरिंग अथॉरिटीज़ के लिए ये फंडिंग सपोर्ट है, ठीक है, जिसे प्रोवाइड किया जाएगा क्वालिटी PPP प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, कि जिसमें पार्टिसिपेट करें प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर दोनों। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है या पीएम गति शक्ति प्लान है, इसमें जो है 100% FDI है इक्विटी में, जो स्पेशल पर्पज व्हीकल
का इक्विटी है उसमें 100% जो है FDI अलाउ है इन द PPP सेक्टर ऑन ऑटोमेटिक बेसिस। देखो गवर्नमेंट रूट के नहीं, ऑटोमेटिक रूट में बात की गई है। तो UPSC जैसे पूछती है कि भाई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है स्पेशल पर्पज़ व्हीकल में, अब स्पेशल पर्पज़ व्हीकल क्या होता है, किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट करने के लिए उसमें एक जो कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है और वो कमिटी जो है एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल मतलब एक बॉडी को बनाती है। उस बॉडी का नाम ही क्या होता है, उस प्रोजेक्ट को, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट करने के लिए। जैसे मान लो केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है, तो केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट का एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल होगा जो उस लिंकिंग प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाए, ठीक है। और उसकी जो मैनेजमेंट है, उसकी रेगुलेटरी सिस्टम है, वो सारी चीज़ कौन मैनेज करेगा, स्पेशल पर्पज़ व्हीकल, ठीक है। तो ये होता है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रूट में 100% FDI अलाउ है इन इक्विटी में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा असेट मोनेटाइजेशन। अब असेट मोनेटाइजेशन मैंने आपको पहले बता दिया PM गति शक्ति में ही, ठीक है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI रेज किया है अपना हाईएस्ट एवर मोनेटाइजेशन वैल्यू, जो कि जिसकी कॉस्ट है 15,624.9 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मोड के थ्रू, ठीक है। इन्वेस्ट मोड है ये, इसके थ्रू मतलब मोनेटाइज किया है। असेट मोनेटाइजेशन की बात कर लें तो ये एक प्रोसेस होता है क्रिएटिंग न्यू सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू। न्यू सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू को क्रिएट करने का एक प्रोसेस है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। मोनेटाइजेशन का मतलब ही क्या है, गवर्नमेंट के जो प्रॉफिट मेकिंग सोर्स होते हैं, ठीक है। एंड इट्स एंटिटीज बाय अनलॉकिंग द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ अनलिस्टेड और अनयूटिलाइज्ड एंड और अंडर यूटिलाइज्ड पब्लिक असेट्स, जैसे कि प्रॉपर्टी, एयरपोर्ट्स, पाइपलाइंस। तो जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट मान लो एक तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाती, तो उन चीज़ों को किसे दे दिया जाता है, प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता है। प्राइवेट सेक्टर उसे ऑपरेट करते हैं, ठीक है, और उसे ही मतलब यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है जो गवर्नमेंट के द्वारा सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाते। जैसे बहुत सारे आपने एयरपोर्ट्स देखा होगा, ठीक है, एयर इंडिया जैसे प्राइवेट के को दे दिया गया था, उसके बाद टाटा कंपनी ने इसे परचेज़ कर लिया था, मतलब बिड किया था, ठीक है। प्रॉपर्टी जैसे बहुत सारी हो जाती है कि मतलब बैरन लैंड है, वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो वहाँ प्राइवेट सेक्टर को दे के उसे मतलब रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। जेनेसिस कैसे हुआ असेट मोनेटाइजेशन का, जो कब से स्टार्ट हुआ, तो विजय केलकर कमेटी ने रिकमेंड किया था फर्स्ट टाइम इन 2012, ठीक है। तो 2012 में विजय केलकर कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया था कि असेट मोनेटाइजेशन किया जाए, जो भी गवर्नमेंट की असेट्स हैं उन्हें सेल किया जाए, जो कि डेवलपमेंट हो सके और रेवेन्यू भी जनरेट किया जा सके। तो ये बजट 2021-22 में अनाउंस किया गया था नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के थ्रू। प्रोसेस की बात किया जाए तो असेट मोनेटाइजेशन इन्वॉल्व होता है लाइसेंस या फिर लीज पर गवर्नमेंट ऑन असेट्स के, जो कि एक प्राइवेट सेक्टर एंटिटी के लिए होता है, जो स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है, ठीक है, एंड और इन एक्सचेंज फॉर पेमेंट्स, ठीक है। मतलब क्या है कि देखो प्रोसेस कैसे चलता है, जैसे लीज पर दे देती है गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट अपनी जो खुद की असेट्स होती है वो प्राइवेट सेक्टर को दे देती है, ठीक है, और एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, मतलब जैसे कि 20 साल, 30 साल, 45 साल। तो ये हाई जो है ना, ये मैंने आपको ये बताया ना, ये PPP मॉडल्स इन इंडिया, ठीक है, इसके तहत यहाँ पर डील होती है। तो इसके तहत डील होने के बाद जो है प्राइवेट सेक्टर को वो जो गवर्नमेंट के असेट्स होते हैं वो दे दिया जाता है और किसी स्पेसिफिक पीरियड में, ठीक है। और इसके जो मतलब अगेंस्ट क्या लिया जाता है, गवर्नमेंट को पेमेंट पे करती है प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो ये होता है हमारा असेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ठीक है। और ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स इन एक्सचेंज फॉर पेमेंट्स, तो पेमेंट्स जैसे ही प्राइवेट सेक्टर देती है तो उसके राइट्स जो हैं ट्रांसफ़र कर देती है, गवर्नमेंट के पास जो राइट्स होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र कर देती है, ठीक है, जो कि कंसेशन एग्रीमेंट होता है। कंसेशन एग्रीमेंट के द्वारा इसे गवर्न किया जाता है, ठीक है। दैट फैसिलिटेट्स बैलेंस्ड रिस्क शेयरिंग बिटवीन द पब्लिक अथॉरिटी एंड द प्राइवेट अथॉरिटी, ठीक है। तो बैलेंस्ड रिस्क, जो भी रिस्क होगा वो शेयर किया जाता है अंडर द जो हमारे ये मॉडल्स होते हैं, ठीक है, PPP मॉडल्स के तहत होता है। कौन से मतलब कौन से प्रोजेक्ट है और कौन से सेक्टर का प्रोजेक्ट है, ठीक है। इनिशिएटिव्स लिया गया है असेट मोनेटाइजेशन को इन्हांस करने के लिए। कौन कौन से नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जिसमें 13 सेक्टर्स मोनेटाइज किए जाएंगे, मतलब आइडेंटिफाई किया गया है कि 13 सेक्टर्स को मोनेटाइज किया जाएगा
ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स को, ठीक है। जो ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं? ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वो होते हैं जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट असेट्स होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। जो ग्रीन फील्ड होते हैं वो कंप्लीट इनिशिएशन होता है उनका, मतलब न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसे ग्रीन फील्ड कहते हैं। और ब्राउन फील्ड को है कौन से हैं? जो एग्जिस्टिंग, उनको सेल किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। टॉप 5 सेक्टर्स कैप्चर किए गए हैं, जिसमें कि 83% एग्रीगेट पाइपलाइंस, जैसे रोड सबसे ज़्यादा है 27%, रेलवे है 25%, पावर 15%, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन 8% और टेलीकॉम 6%। देखो ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेटा को याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो एग्रीगेट पाइपलाइन कितना है? ये है टॉप 5 सेक्टर में, तो 83% यही टॉप 5 सेक्टर्स कवर करते हैं, जैसे रोड, रेलवे, पावर, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन एंड टेलीकॉम, ठीक है। नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन की बात करें तो एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल जो अंडरटेक करता है, ओवरसी करता है सरप्लस लैंड मोनेटाइजेशन ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसीज। तो ये जो है लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन है जो स्पेशल पर्पज़ के थ्रू इन चीज़ों को मोनेटाइज करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंडस्ट्रियल पार्क्स। न्यूज़ में क्यों है? यूनियन बजट 2024-25 प्रपोज किया है क्रिएशन ऑफ 12 इंडस्ट्रियल पार्क, जिन्हें सैंक्शन किया जाएगा अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं, जैसे कि 2023 में एक क्वेश्चन आया था, जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं कि मतलब नॉर्थ वेस्ट कॉरिडोर्स, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है। तो ये यहाँ पर बन रहे हैं, और कहाँ से कहाँ तक बन रहे हैं ये यूपीएससी ने उनकी लोकेशन पूछी थी, ठीक है। इंडस्ट्रियल पार्क्स की बात करें तो इंडस्ट्रियल पार्क्स इकोनॉमिक जोन्स होते हैं जो डेवलप किए जाते हैं एकोमोडेट के लिए, मतलब कि उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए एक क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की जो क्लस्टर्स हैं, जहां इंडस्ट्रीज पूरी मतलब बल्कि में सेटअप की गई हैं, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए वो अच्छे तरीके से रेगुलेट कर पाएँ, ठीक है। वहाँ पर ये डेवलप किए जाते हैं इकोनॉमिक जोन्स, जो है इंडस्ट्रियल पार्क्स, ठीक है। जैसे आंध्र प्रदेश की श्री सिटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ठीक है। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर ये इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलप किए जाएंगे। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका एम क्या है देखते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स का एम है कि फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रियल सिटीज़ को डेवलप करना जो कम्पीट कर सकें बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस को वर्ल्ड में, जो भी वर्ल्ड के जो मैन्युफैक्चरिंग हब हैं या फिर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है उनको मतलब कम्पीट कर सकें उनके साथ, ठीक है। प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स यहाँ पर अनाउंस किए गए हैं। 32 प्रोजेक्ट्स ये डेवलप किए जाएंगे 4 फेसेस में, ठीक है। और डेवलपमेंट जो पहली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये का डेवलपमेंट जो हो गया था वो है 2007 में अप्रूव किया गया था, ठीक है। इंटरनेशनल इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क की बात करें तो इम्प्लीमेंट किया गया है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट एंड नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इनके द्वारा जो है इम्प्लीमेंट किया गया है, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है, या फिर पास्ट में भी इम्प्लीमेंट किया गया है इनके द्वारा। अपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी कौन है? तो फाइनेंस मिनिस्टर के साथ ये जो है फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन होंगे, वो रिव्यू करेंगे इस इम्प्लीमेंटेशन को। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, ठीक है। यहाँ जो दिया है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो यहाँ पर इनकी लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो जो नॉर्थ साउथ है ये अमृतसर से यहाँ तक कोची तक, ठीक है, यहाँ पर दिया है, क्योंकि यहाँ बारीकी से नहीं दिया, ठीक है। तो यूपीएससी ने वो इंटरनल की जो सिचुएशन इंटरनल की जो वो थे लोकेशन थे उन्हें पूछा था। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स इतने हैं, नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 11 कॉरिडोर हैं, 32 प्रोजेक्ट हैं, वो 4 फेजेज में कंप्लीट होंगे, ठीक है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पहला है, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और विजाग चेन्नई, ये विजाग भी पूछा था, ठीक है। उड़ीसा इकोनॉमिक कॉरिडोर, हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हैदराबाद वारंगल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बेंगलुरु मुंबई एक्सटेंशन ऑफ CBIC टू कोची वाया कोयम्बटूर, दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो ये कॉरिडोर ज़रूर याद रखें आप, ठीक है, और इनकी लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है।
रिलेटेड न्यूज़ में कौन सी न्यूज़ और ज़्यादा थी कि अब जो यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है न्यू इंडस्ट्रियल नोड्स या फिर न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज़ अंडर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। तो 12 न्यू इंडस्ट्रियल नोड्स या सिटीज़ हैं जो प्रोजेक्ट्स स्ट्रैटेजिकली प्लान की गई हैं 6 मेजर कॉरिडोर के साथ और अक्रॉस 10 स्टेट्स में। तो ये इंडस्ट्रियल एरियाज़ लोकेटेड हैं खुरपिया इन उत्तराखंड में, ठीक है, राजपुरा पटियाला में जो पंजाब में है, और दिघी महाराष्ट्र में, पलक्कड़ केरला, आगरा एंड प्रयागराज यूपी में, गया बिहार में, जहीराबाद इन तेलंगाना, ओरवाकल एंड कोप्पार्थी आंध्र प्रदेश में, जोधपुर पाली इन राजस्थान। तो ये लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोकेशन डायरेक्टली पूछ लेती है यूपीएससी, ठीक है, मैचिंग पे मैचिंग वर्ड के टर्म्स में। न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज़ ये डेवलप किए जाएंगे ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटीज़ के तौर पर, ठीक है, ये ग्रीन फील्ड होंगे ना कि ब्राउन फील्ड, ठीक है, एग्जिस्टिंग असेट्स नहीं होंगे। आप ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के तरह मतलब डेवलप किए जाएंगे ग्रीन फील्ड सिटीज़। जो भी डिमांड है उनके आगे यहाँ पर डेवलप किए जाएंगे ऑन द प्लग एंड प्ले एंड वॉक टू वर्क कंसेप्ट। ये कंसेप्ट हैं जिनके बेसिस पर डेवलप किए जाएंगे इंडस्ट्रियल सिटीज़। नेक्स्ट है हमारा लॉजिस्टिक्स सेक्टर ऑफ इंडिया। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार इंडिया एक टॉप 5 कंट्रीज़ के लिस्ट में आएगा 2030 में, किस टर्म में? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है उसके अंडर में, ठीक है। अब लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स से क्या होता है? तो ये एक इंटरैक्टिव बेंचमार्किंग टूल है जिसने कौन डेवलप किया है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने, और रिलीज़ करा जाता है एवरी 2 ईयर्स में, ठीक है। तो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा डेवलप किया जाता है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है, मतलब इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और ये एवरी 2 ईयर्स में पब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिए। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो इसका जो रैंक है कंट्रीज़ की बेस्ड ऑन द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, जो चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ कंट्री के लिए हैं वो जो फेस कर रहे हैं अपने परफॉर्मेंस के लिए इन ट्रेड लॉजिस्टिक्स, जो भी इनके ट्रेड लॉजिस्टिक्स हैं वो कितने मतलब उसकी कितनी डेवलपमेंट हुई है, वो कितना एडवांस हैं, ठीक है, एडवांस बना चुके हैं अपनी लॉजिस्टिक्स को, और कितने फास्ट मूव कर रहे हैं, ठीक है, लॉजिस्टिक्स। तो इसके कंटेक्स्ट में यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को रिलीज़ करता है। 6 रैंकिंग पैरामीटर्स हैं, जैसे कस्टम्स परफॉर्मेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर इक्वालिटी, ईज ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट्स, लॉजिस्टिक सर्विसेज क्वालिटी, कंसाइनमेंट ट्रेसिंग एंड टाइमलाइंस ऑफ शिपमेंट्स, ठीक है। रैंकिंग की बात करें तो इंडिया जो है 38th पोजीशन है आउट ऑफ 139 कंट्रीज़ में, जो इम्प्रूवमेंट किया 6 प्लेसेस फ्राम 44 इन 2018। तो 2023 की यहाँ पर ये है इंडेक्स का डेटा है, ठीक है, तो याद रखना। और मॉडल स्प्लिट फ्लीट मूवमेंट इन इंडिया, क्या मॉडल स्प्लिट फ्लीट है, मूवमेंट की पोजीशन क्या है इसकी? तो 2022 का डेटा है। तो रोड की बात करें तो 3.505 ट्रिलियन टन किलोमीटर, अराउंड 66%। शिपिंग की बात करें तो 1108 मिलियन मीट्रिक टन, 3% है। रेल की बात करें तो 0.82 ट्रिलियन टन किलोमीटर, 31%। और एयर जो है ये 2068 मिलियन टन किलोमीटर, अराउंड 1% है। तो सबसे ज़्यादा रोड है, देन उसके बाद रेल है, देन जो शिपिंग है, फिर एयर है, ठीक है। तो स्प्लिट फ्लीट मूवमेंट, इतना ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा रोड में, ठीक है, रोड, रेल, एयरपोर्ट और शिपमेंट, ठीक है। स्टेप्स कौन कौन से लिए गए हैं इम्प्रूवमेंट करने के लॉजिस्टिक्स सेक्टर को, ठीक है। तो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 का ये प्लान था, मतलब रिलीज़ किया गया था, और ये एड्रेस करता है सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर डेवलपमेंट एस्पेक्ट को, जो इंक्लूड करता है प्रोसेस रिफॉर्म, डिजिटाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक्स एक्शन प्लान ये पार्ट है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का, जो कवर करता है 8 एक्शन एरियाज़ को, जैसे कि इंटीग्रेटेड डिजिटल लॉजिस्टिक्स सिस्टम, सर्विसेज इंप्रूवमेंट फ्रेमवर्क, एट्सेट्रा, ठीक है। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो डिसीजन सपोर्ट इस्टेब्लिश करना है एक डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को, और कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट को रिड्यूस करना है लॉजिस्टिक्स को बिल्टअप करने के लिए, ठीक है।
तो एम है कि लॉजिस्टिक्स के कॉस्ट को लोअर कर दिया जाए, कितना 8 to 9% ऑफ जीडीपी। तो काफ़ी ज़्यादा बहुत सारा ये ऐसा दिखाया जाता है कि लॉजिस्टिक्स अगर 8 to 9% रिड्यूस हो गया तो काफ़ी मतलब यहाँ पर कॉस्ट कम हो जाएगी। एलपीआई रैंकिंग की बात करें तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ये इम्प्रूव होगा, मतलब ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि इंडिया की रैंक जो है टॉप 5 कंट्रीज़ के लिस्ट में नेक्स्ट मीन्स 2 to 3 ईयर्स में आ जाएगी। ठीक है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स की बात करें तो गवर्नमेंट प्लान किया है कि 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स बनाए जाएंगे, जो कि इन्वेस्टमेंट रखा गया है $6.2 बिलियन के। तो यहाँ पर इतना कॉस्ट रखा गया है कि 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स को तैयार किया जाए। भारतमाला परियोजना इसके अराउंड 65,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज बनाया जाएगा, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा 2 फेजेज़ में। डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स, ये नेशनल रेल प्लान 2030 का एक प्लान है जो शेयर इंक्रीज करता है रेल फ्रीट ट्रैफिक 27% 2019 में टू 45% 2030। तो रेल नेटवर्क जो है इतना ज़्यादा यहाँ पर कनेक्ट किया जाए। और DFCCIL एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, जैसे हमने देखा ना ये ऊपर वाला जो DFC डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर काउंसिल ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये स्पेशल पर्पस व्हीकल है इंडियन रेलवे का। ये अंडरटेक करता है, ओवरसी करता है प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए, मोनेटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज और कंस्ट्रक्शन के लिए, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ द डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स के लिए। ठीक है, तो ये स्पेशल पर्पस का वर्क रहेगा। तो ये इनकॉर्पोरेट किया गया था 2006 में अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, कंपनीज एक्ट 1956 में ये इंक्लूड कर दिया गया था, इनकॉर्पोरेट शामिल किया गया था, जो 2006 में इसे अप्रूव दे दिया गया था कि ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है डेवलपमेंट करने के लिए रोड रेलवे कनेक्टिविटी को। ठीक है, लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी इन्हांसमेंट प्रोग्राम इम्प्रूव करने के लिए है फ्रीट ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी। तो ट्रांसपोर्ट की जो एफिशिएंसी है उसे इम्प्रूव करना है। PM गति शक्ति इम्प्रूव करना लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी को। देखो यहाँ पर अलग अलग चीज़ दी हैं। लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी इन्हांसमेंट प्रोग्राम, ये प्रोग्राम है फ्रीट ट्रांसपोर्ट को एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। PM गति किसके लिए है? तो लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए है। ठीक है, अदर की बात करें तो लॉजिस्टिक्स गिवन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स इंडेक्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे प्रोग्राम हैं जो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस जो लॉजिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडेक्स में ये इम्प्रूव करने के लिए कंट्री की 25 रैंक के टॉप 25 कंट्रीज़ के लिस्ट में इंडिया की रैंक हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तो रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। रशिया ने अप्रूव किया है कि जो रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट है उसका जो ड्राफ्ट है इंडिया के साथ रखा जाए। तो रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट ये इनेबल करेगा मिलिट्रीज़ को, दोनों कंट्रीज़ के मिलिट्रीज़ को, ठीक है, एक्सेस करने के लिए लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट करेगा फैसिलिटीज़ को एट ईच अदर्स बेसिस एंड पोर्ट्स। ठीक है, जो भी यहाँ बेसिस होंगे जैसे मिलिट्री बेस हैं, ठीक है, और जो पोर्ट्स हैं, तो दोनों कंट्रीज़ के मिलिट्रीज़ को ये हेल्प करेगा। ठीक है, और जो रिप्लेनिशमेंट ऑफ फ्यूल हैं, राशंस हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, बर्थिंग फॉर ट्रूप्स, वारशिप्स एंड एयरक्राफ्ट की फैसिलिटीज़ भी इम्प्रूव करेगा और ऑपरेट करेगा अवे फ्रॉम होम पोर्ट्स। मतलब जो कंट्री से बहुत दूर पोर्ट्स हैं तो उनको भी हेल्प करेगा, और जो बेसिस है मिलिट्री बेसिस हैं वार एंड पीस टाइम मिशंस के दौरान ये हेल्प करेंगे। ठीक है, जो हमारे ये जो रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट है दोनों कंट्री के बीच। ठीक है, तो ये प्लान किया गया है। अदर कंट्रीज़ विद विच इंडिया, जिसके साथ इंडिया के सिमिलर अरेंजमेंट्स एग्रीमेंट्स हैं, जैसे कि US के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। देखो ये कंट्री पूछे जा सकते हैं कि जो इंडिया का जो रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट है, मतलब क्या है कि जो मिलिट्री की एक्सेस है कौन कौन सी, मतलब अपने पोर्ट में अपने जो बेसिस हैं उसमें कौन कौन सी कंट्री के ट्रूप्स को दिया जा सकता है, तो वो रसिया हो गया, शामिल हो गया। ठीक है, US था पिछले साल, मतलब कर दिया गया था, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। तो ये कंट्री के नाम भी आपको याद रहना चाहिए। ठीक है,
अब देखते हैं इंडिया के जो पोर्ट सेक्टर हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और यूपीएससी ने इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अब न्यूज़ में क्यों थे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फाउंडेशन किए हैं वधवाना पोर्ट इन महाराष्ट्र पालघर। ठीक है, महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में वधावन पोर्ट को इनागुरेट किया है, फाउंडेशन किया है। ठीक है, अब वधावन पोर्ट ये क्या है, कहाँ पर मतलब क्या है, इसको बेनिफिट्स क्या होंगे, इसके जो हैं फीचर्स क्या हैं। तो ये दहानू टाउन में पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में जो है लोकेटेड है। तो ये इस्टेब्लिश किया जाएगा एज 13th पोर्ट। हमारे पास अभी जो है 12 मेजर पोर्ट थे, अब ये 13th मेजर पोर्ट की लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, 13th मेजर पोर्ट होगा कंट्री में, और कंट्री के लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट होगा, ये याद रखना। अभी तक लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा था, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, एंड वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट डीप वाटर पोर्ट भी होगा। और पोर्ट को डेवलप किया जाएगा बेस्ड ऑन द लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल। तो लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल के तहत इसे डेवलप किया जाएगा। लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल होता क्या है, तो इसके अंडर क्या होगा कि प्राइवेट प्लेयर्स टेक ओवर करेंगे ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स को। गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं करेगी, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट प्लेयर्स ऑपरेशनल ऑपरेशन को करेंगे। ठीक है, जबकि जो पोर्ट अथॉरिटी है वो एक रेगुलेटरी बॉडी और लैंडलॉर्ड के तरह काम करेगी। ठीक है, जो कि प्राइवेट सेक्टर जो होंगे वो ऑपरेशन करेगी। ठीक है, वहाँ पर जो डेवलप करेगी पोर्ट को, लेकिन रेगुलेट और लैंडलॉर्ड, ये लैंडलॉर्ड किसके पास रहेगी, वो पोर्ट अथॉरिटी के पास रहेगी। ठीक है, इंडिया का जो पोर्ट सेक्टर है, जैसे इंडियन मैरीटाइम सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 95% इंडिया की ट्रेड को बाय वॉल्यूम एंड 70% बाय वैल्यू। तो यहाँ देखें तो इंडिया की जो मैरीटाइम सेक्टर है वो 95% इंडिया के ट्रेड को वॉल्यूम के तहत, और वैल्यू कितनी है 70%। ठीक है, तो वॉल्यूम और वैल्यू याद रखना। इसमें वैल्यू और वॉल्यूम का क्या मतलब है कि पूरे जो ट्रेड होते हैं, ठीक है, 95% और वैल्यू कितनी वैल्यू होती है उस मतलब कि कितने कॉस्टली गुड्स होते हैं, कितने को है, वो 70% है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक है वो 22nd है इन इंटरनेशनल शिपमेंट कैटेगरी में। ठीक है, विद अ टर्न अराउंड टाइम ऑफ 0.9 डे। तो 0.9 डे यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम है। ठीक है, और इंडिया के पास मेजर पोर्ट कितने हैं, 12 मेजर पोर्ट थे। ये वधावन पोर्ट जो है 13th है, और गलथिया बे एक गलथिया पोर्ट भी बनाया जा रहा है, तो 14th होगा। ठीक है, एंड 200+ नॉन मेजर पोर्ट्स हैं विद द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड हाईवेज कंट्रोलिंग मेजर पोर्ट्स। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज शिपिंग एंड वाटरवेज ये कंट्रोल करेगी मेजर पोर्ट्स को। ओल्डेस्ट मेजर पोर्ट कौन सा है, कोलकाता पोर्ट। इसे रिनेम किया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से। ठीक है, और ये एक ओनली मेजर रिवरिन पोर्ट है इंडिया में, तो ये याद रखना। मुंबई पोर्ट है वो लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट या और हार्बर है, और कामराजार पोर्ट या फिर इन्नोर ये प्राइवेटली बिल्ट है। ठीक है, कारपोरेटाइड पोर्ट है केवल एक मेजर पोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये हैं मेजर पोर्ट, इन्हें याद रखना ज़रूरी है। तो ये है कांदला पोर्ट जो गुजरात में है। ठीक है, और कोलकाता या फिर इसे नया बोलते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। नेक्स्ट है पारादीप उड़ीसा, पारादीप पोर्ट। ठीक है, विशाखापत्तनम ये भी एक नेचुरल पोर्ट है। इन्नोर कामराजार पोर्ट ये केवल और केवल क्या है, ये ओनली जो कारपोरेटाइड पोर्ट है। ठीक है, ठीक है, तूतीकोरिन या वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है कोची पोर्ट, मंगलुरु पोर्ट और मोर्मुगांव पोर्ट ये गोवा में है। और यहाँ पर जो 3 पोर्ट हैं, जैसे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है और वधावन पोर्ट है, ये 3 मुंबई में है। ठीक है, मेजर और माइनर पोर्ट की बात करें तो इसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं कि मेजर पोर्ट ये एडमिनिस्टर किए जाते हैं डायरेक्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और माइनर पोर्ट जो होते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन के अंडर में आते हैं। मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ एक्ट 2021 बनाई गई है जो प्रोवाइड करती है रेगुलेशन, ऑपरेशन, प्लानिंग मेजर पोर्ट्स इन इंडिया में। और मेजर पोर्ट्स रन किए जाते हैं रेस्पेक्टिव पोर्ट अथॉरिटीज़ द्वारा जो लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल पर बेस्ड होते हैं। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन मेजर पोर्ट्स में जैसे अलाउड फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स थ्रू कंसेशन अरेंजमेंट, असेट हैंड ओवर किया जाता है पोर्ट अथॉरिटी को,
आफ्टर कंसेशन पीरियड एक्सपायरी, ठीक है। तो वो जो है असेट जो है हैंड ओवर कर दिया जाता है पोर्ट अथॉरिटी, जो अथॉरिटी बनाई है पोर्ट को, जब पीरियड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, टाइम पीरियड, ठीक है। माइनर पोर्ट ये इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 के अंडर में आते हैं। ये पोर्ट जो हैं अंडर होते हैं परविव ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, और रेगुलेट करते हैं स्टेट डिपार्टमेंट्स या फिर स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स, ठीक है, जो कोस्टल स्टेट्स हैं। ओके, स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स या फिर स्टेट गवर्नमेंट इंटर करते हैं कंसेशन एग्रीमेंट में प्राइवेट ऑपरेटर के साथ डेवलप और ऑपरेट करने के लिए माइनर पोर्ट्स को इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इनिशिएटिव लिया गया है पोर्ट सेक्टर इन इंडिया में कौन कौन से, जैसे सागरमाला प्रोजेक्ट, मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047, नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल, मरीन, ठीक है, कनेक्ट करने के लिए स्टेक होल्डर्स को इन द लॉजिस्टिक्स सेक्टर में, सागर मंथन रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सागर सेतु एक मोबाइल ऐप है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगा, ठीक है, इन्हांस करेगा, प्रोवाइड करके रियल टाइम पोर्ट ऑपरेशंस मॉनिटरिंग एंड एक्सेस टू वेसल, कार्गो, कंटेनर, फाइनेंस एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी डेटा, ठीक है। अदर की डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट पोर्ट सेक्टर में तो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो रिसेंटली एक न्यू पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग को डेवलप किया है। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनागुरेट किया है पेट्रोपोल वेस्ट बंगाल में। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। तो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, ये याद रखना, ठीक है। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी है। ऑब्जेक्टिव बात करें, ये ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी है फंक्शन करने के लिए लैंड पोर्ट ऑपरेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। लैंड पोर्ट्स एरियाज होते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पर, ठीक है। ये नोटिफाई किए जाते हैं एज लैंड कस्टम्स स्टेशंस या फिर इमिग्रेशन चेक पोस्ट्स विद फैसिलिटीज़ फॉर क्लियरेंस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स, ठीक है। तो गुड्स और पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर ये सेटअप किए जाते हैं, ठीक है। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये इसलिए भी रिस्पॉन्सिबल है इस्टेब्लिशिंग करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए और मैनेज करने के लिए इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट एक सिंगल कॉम्प्लेक्स है जो हाउसेस करती है ऑल रेगुलेटरी एजेंसीज को फैसिलिटेट करती है ट्रेड एंड कॉमर्स जब एड्रेस किया जाता है सिक्योरिटी कंसर्न को, ठीक है। तो सिक्योरिटी कंसर्न को जब एड्रेस करते हैं, उसको सोल्यूशन ढूंढते हैं, तब यहाँ जो है जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हैं वो यहाँ पर रेगुलेटरी एजेंसीज को हाउस करते हैं, मतलब वहाँ पर सुविधा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मोरमुगांव पोर्ट अथॉरिटी है, तो मोरमुगांव पोर्ट अथॉरिटी ये रिकॉग्नाइज किया गया है ग्लोबली एज ए इंसेंटिव प्रोवाइडर ऑन द इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स प्लेटफॉर्म। तो इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स प्लेटफॉर्म में ये एक इंटरनेशनल मतलब ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया गया है एज इंसेंटिव प्रोवाइडर, इंसेंटिव प्रोवाइड करता है। मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट की बात करें तो इंडिया का जो फर्स्ट मुर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटी इंडिया का फर्स्ट पोर्ट है जो इंट्रोड्यूस किया था ग्रीन शिप इंसेंटिव। देखो ग्रीन शिप इंसेंटिव ये याद रखना कौन कौन से यहाँ पर ये पूछा गया 2023 में भी 2024 में भी, ठीक है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर में हरित श्रेय स्कीम थ्रू इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स, ठीक है। हरित श्रेय स्कीम 2023 में लॉन्च की गई, इंसेंटिवाइज किया गया शिप्स को विद फेवरेबल जो इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स है स्कोर को, ये मतलब अचीव भी किया है, ठीक है। और इसका एम है कि डीकार्बोनाइज करना है और ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा देना है। इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसे पब्लिश किया जाता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स 2011 से, ठीक है। और इसे ये आइडेंटिफाई करता है इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स जो है ये आइडेंटिफाई करता है शिप्स को जो बेटर परफॉर्म करते हैं रिड्यूस करने में एयर एमिशंस को, ठीक है, जिसे रिक्वायरमेंट होती है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड की। और ड्राई पोर्ट्स की बात करें तो
बिहार का फर्स्ट ड्राई पोर्ट इनागोरेट किया गया है बिहार में नियर पटना। ठीक है, ड्राई पोर्ट कौन होते हैं, तो ये इनलैंड पोर्ट होते हैं और इनलैंड टर्मिनल जो इनलैंड पोर्ट होते हैं तो कौन होता है, इनलैंड टर्मिनल होता है, जिसका मीनिंग होता है प्रोवाइड करना है क्या, कनेक्टिविटी टू सी पोर्ट बाय रेल और रोड। तो रेल या रोड के थ्रू इसे मतलब शिप जो मरीन वो होते हैं पोर्ट उनको कनेक्ट करना है। ठीक है, और ड्राई पोर्ट इंक्लूड करते हैं इनलाइन कंटेनर डिपोट्स को, कंटेनर फ्रीट स्टेशंस को एंड एयर फ्रीट स्टेशंस को। बेनिफिट क्या होते हैं, तो सिंपल सी बात है, ये एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव गेटवे होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। ठीक है, और लैंड लॉक्ड स्टेट्स और रीजन के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो रिड्यूस करते हैं कोस्टल पोर्ट्स के प्रेशर को। ठीक है, कंटेनर परफॉर्मेंस इंडेक्स ये वर्ल्ड बैंक द्वारा और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा रिलीज किया जाता है, जो कि कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 का इंडेक्स है। ये फाइंडिंग क्या है कि जो इंडियन पोर्ट्स 9 ऑफ इंडियन पोर्ट्स फाउंड किए गए हैं कि उनके पोजीशन जो है 100 ग्लोबल पोर्ट्स के अंदर में आती है। ठीक है, टॉप रैंक्ड कंटेनर पोर्ट कौन है, यांगशान पोर्ट चाइना का। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन रेलवे सेफ्टी। रिसेंटली न्यूज़ में था कि सेवरल इंसिडेंट्स हुए हैं जो ट्रेन डिरेलमेंट का या फिर कोलिजन का लास्ट 6 मंथ्स में, वो कंसर्न रेज किया है रेलवे सेफ्टी पर। ठीक है, रेलवे सेफ्टी के ऊपर कंसर्न रेज किया है। रेलवे एक्सीडेंट्स इन इंडिया की मतलब यहाँ पर डेटा देख लेते हैं, तो लास्ट 5 ईयर में देखें तो 75% ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स इन्वॉल्व हुए हैं डीरेलमेंट से। ठीक है, डीरेलमेंट में, और एक स्टीप डिक्लाइन मिला था इन नंबर ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट्स में। ठीक है, तो ट्रेन एक्सीडेंट्स ज़्यादा नहीं हुए हैं, डिरेलमेंट 75% देखने को मिला है। एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग सीरियस रिपरकशंस इंक्लूडिंग इंजरीज, लॉस ऑफ लाइफ फ्रॉम 473 to 48 इन 2022, तो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया है ट्रेन एक्सीडेंट्स, बट डिरेलमेंट ज़्यादा देखने को मिला है। ठीक है, स्टेप्स टेकन फॉर रेलवे सेफ्टी, कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं रेलवे सेफ्टी के लिए। राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष, ठीक है, 2017-18 में है, जो 1 लाख करोड़ 5 साल के लिए यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, फास्टर डिप्लॉयमेंट ऑफ लिंके हॉफमैन एंड बुश कोचेस। ठीक है, ये जो है ये कोचेस लगाए गए हैं जो कि ये कंसिडर किए जाते हैं फार सेफर देन ओल्डर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कोचेस से। ठीक है, जो ये तो मतलब फॉरेन में बनाए जाते हैं ये जो हॉफमैन बुश है, और ये जो है ओल्डर जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है कोचेस हैं, ये इंडिया में बनाए जाते हैं। ठीक है, कमच सिस्टम लगाया जाता है, ये एक इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, या कहें कि ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, जो यूजफुल होता है हाई स्पीड्स के लिए एज वेल एज फॉगी वेदर के लिए। ठीक है, अब कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी या इसका हेड क्वार्टर देखो, याद रखना ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। और इसका जेनेसिस कैसे हो रेलवे सेफ्टी का, तो अर्लियर देखे तो इट वाज रेलवे इंस्पेक्टेटर। ठीक है, रेलवे इंस्पेक्टेटर था और इट वाज रीडिज़ाइंड, इसे फिर से रीडिज़ाइन किया गया एज कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी इन 1961। ठीक है, तो देखो यहाँ पर रेलवे सेफ्टी रेलवे लिखा है, बट यहाँ पर रेलवे सेफ्टी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे नहीं करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के मतलब द्वारा किया जाता है रेलवे सेफ्टी। ठीक है, मैंडेट क्या होता है सिविल एविएशन का, तो ये डील करती है विद मैटर्स रिलेटेड टू सेफ्टी ऑफ रेल ट्रैवल एंड ऑपरेशंस, जो भी ऑपरेट करना है और ट्रैवल के दौरान किसके अंडर में मतलब कौन सेफ्टी करता है, सिविल एविएशन। ये एक स्टैट्यूटरी फंक्शन है, मतलब रेलवे जो सेफ्टी है एक के पास स्टैट्यूटरी फंक्शन है जिसको इंस्पेक्शन करती है इन्वेस्टिगेटरी और एडवाइजरी बॉडी, मतलब अंडर रेलवे एक्ट 1989 के तरफ मतलब अंदर दिया गया है कि ये सारे रेगुलेटरी इंस्पेक्टरी ठीक है एडवाइजरी बॉडी इसके मतलब फंक्शन कर सकती है, इन्वेस्टिगेट करती है सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट्स को। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर कंपनीज एक्ट 2013 नोटिफाई किया गया था कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह है। ठीक है, तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये ओनली इंस्टीट्यूशंस होते हैं
जो इस्टेब्लिश किए जाते हैं अंडर एनी सेंट्रल और स्टेट एक्ट के थ्रू, सेंट्रल और स्टेट एक्ट के अंदर, और जिसको एटलीस्ट 51% पेड अप कैपिटल हो, शेयर कैपिटल हो, जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ले रखी हो, ठीक है, ये नोटिफाई कर दिए जाते हैं एज ए पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सिंपल से ये समझो कि जो यहाँ पर मतलब सेंट्रल और स्टेट एक्ट के अंडर में इस्टाब्लिश किए जाते हैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस, या फिर उनके जो कैपिटल हैं उनमें मोर देन 50 एटलीस्ट कम से कम 51% जो शेयर होल्डर हो वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की होनी चाहिए, तब उन्हें नोटिफाई कर दिया जाता है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ये इस्टेब्लिश किया गया था एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस करता है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट 2021। तो 2021 में ये एक्ट बनाया गया था, जो कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस करते हुए ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? सपोर्ट करना है डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म नॉन रिकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, ठीक है, इनको मतलब प्रमोट करना है। और जो रेगुलेशन क्या है कि NABFID ये रेगुलेट किए जाएंगे और सुपरवाइज किए जाएंगे किसके द्वारा? क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं तो ये RBI के द्वारा रेगुलेट और सुपरवाइज किए जाएंगे, ठीक है, एज एन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे किसके अंडर? सेक्शन 45L एंड 45N ऑफ RBI एक्ट 1934, ठीक है। ऑनरशिप किसके पास होगी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये इसके पास शेयर होल्डिंग जो है, इंटायर शेयर होल्डिंग इंस्टीट्यूशन का जो इंटायर शेयर होल्डिंग होगा वो करंटली हेड करेगी कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा 9th पार्ट ख़त्म हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, जो कि है सर्विसेज सेक्टर, ठीक है। सर्विसेज सेक्टर में पहला जो न्यूज़ था वो है ई कॉमर्स का। इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि ये ग्रो हुआ है $325 बिलियन बाई 2030 तक इतना ग्रो हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया जो है जो इन्वेस्ट इंडिया है उसने एक्सपेक्ट किया है तो कि इतना ई कॉमर्स मतलब जो डेवलपमेंट है 2030 तक 325 बिलियन तक पहुंच जाएगा। करंट स्टेटस ई कॉमर्स का क्या है कि 2022 में सेक्टर का कितना ज़्यादा वर्थ था? 70 बिलियन। देखो यहाँ पर जब 2022 में इतना है तो मतलब थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि इतना क्या पहुँच सकता है, मे बी इतना हो सकता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, पहुँचा जा सकता है, बट यहाँ पर ई कॉमर्स को अच्छे से रेगुलेट करना होगा, ठीक है। और ये बनाता है 7% ऑफ इंडियाज़ टोटल रिटेल मार्केट। तो टोटल रिटेल मार्केट का 7% ई कॉमर्स ही खाली बनाता है, ठीक है। ई कॉमर्स मॉडल के की हाइलाइट्स देखते हैं। इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल ये ऑन करते हैं बाई ई कॉमर्स एंटिटी द्वारा, मतलब ऑन किया जाता है। सोल्ड टू द कंज्यूमर डायरेक्टली, जिसे कंज्यूमर को डायरेक्टली सोल्ड किया जाता है, बेचा जाता है। इंडिया में FDI परमिटेड नहीं है ई कॉमर्स में इस मॉडल में, ठीक है, ये याद रखना। क्या ई कॉमर्स में जो FDI अलाउ है या नहीं है, परमिट है या नहीं परमिट है? तो नहीं परमिट है, ठीक है। प्रोटेक्ट करना है इसको मतलब FDI से इंडिया के अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर को। अगर FDI यहाँ पर इंक्लूड कर दिया जाए, परमिट कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर अनऑर्गेनाइज्ड की जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कोई बिग डिस्काउंट देने के लिए कैपेबल नहीं होगा, ठीक है। और मार्केटेबल बेस्ड मॉडल में ई कॉमर्स एंटिटी प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कनेक्ट करने के लिए या फिर कोई काम करने के लिए, एक्ट करने के लिए एज ए फैसिलिटेटर बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, जैसे कि अमेजॉन है, ठीक है। मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देते हैं, प्रोवाइड करते हैं किसके बीच? बायर एंड सेलर के बीच। एग्जाम्पल के लिए अमेजॉन जैसे, ठीक है। 100% FDI अंडर ऑटोमेटिक रूट इज़ परमिटेड। देखो अच्छा ये जो है ना इंडिया में मतलब ये FDI परमिट नहीं है, लेकिन इसका जो है ना ई कॉमर्स मतलब इसमें 100% FDI अंडर ऑटोमेटिक रूट को परमिट किया गया है, ठीक है। एक मिनट, अच्छा ये है इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल, ठीक है। इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में यहाँ पर FDI अलाउड नहीं है, लेकिन ई कॉमर्स में यहाँ पर 100% अलाउड है ऑटोमेटिक रूट में, ठीक है। इन्वेंट्री मॉडल का मतलब ये है कि कोई चीज़ सेटअप नहीं कर सकता, मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। की इनिशिएटिव्स टू प्रमोट ई कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए
कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं, तो ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स और अदर जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2020 एंड नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022, इंडिया स्टॉक एट्सेट्रा। रिलेटेड न्यूज़ की बात करें तो इंडिया ने अबोलिश किया है 2% इक्वलाइजेशन लेवी को, अफेक्ट जो कर रहा था नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स कंपनीज के द्वारा, ठीक है, उसके द्वारा नहीं, मतलब नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स कंपनी को अफेक्ट कर रहा था जो इक्वलाइजेशन लेवी था, ठीक है। इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है, ये इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में 2016 में, और ये इनिशियली अप्लाइड हुआ था ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स के लिए, ठीक है। मतलब जो ई कॉमर्स कंपनी है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करती हैं तो उनके लिए ये इक्वलाइजेशन लेवी लगाया गया था, है। और रिलेटेड पेमेंट्स फॉर यूटिलाइजिंग डिजिटल एड स्पेस सेट किया गया था 6% रेट फॉर नॉन रेजिडेंट्स, मतलब रेजिडेंट के लिए 2%, नॉन रेजिडेंट के लिए 6% लगाया गया था विदाउट अ परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। 2020 की बात करें तो इसका जो स्कोप था वो एक्सटेंड कर दिया गया था और कवर किया गया था ई कॉमर्स सप्लाईज को और सर्विसेज को टू इंडियन रेजिडेंट्स बाय नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। तो ये सेट किया गया था 2% अप्लीकेबल होगा नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पर, जो कि जिसको परमानेंट इस्टेब्लिश करना हो इंडिया में। तो जो नॉन रेजिडेंट अगर उनको परमानेंट इस्टेब्लिश करना हो अपनी ई कॉमर्स कंपनी तो उनके लिए 2% ही रखा गया था 2020 में, ठीक है। पर्पज़ क्या है, इंश्योर करना है फेयर कंपटीशन को, रीजनेबलनेस एंड एक्सरसाइज द एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट्स टू टैक्स बिजनेस, ठीक है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की बात करें तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स अवार्ड किया गया है गोल्ड अवार्ड अंडर कैटेगरी एप्लीकेशन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर प्रोवाइडिंग सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज। तो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज को ये प्रोवाइड करता है, इसलिए इसे गोल्ड अवार्ड दिया गया है, ठीक है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को। इन नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस का जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा दिया गया है। ONDC होता क्या है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, तो ये एक सेक्शन 8 कंपनी के अंदर लिस्ट किया गया है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट किया गया है, ठीक है, अंडर द इनिशिएटिव ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। एम है ई कॉमर्स पेनिट्रेशन को इंक्रीज करना है, जो कि इंडिया में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना है, डेमोक्रेटाइज करना है डिजिटल कॉमर्स को कंट्री में, और इनेबल करना है किसके थ्रू, जो इनेबल करना है पॉपुलेशन स्केल इंक्लूजन ऑफ ऑल टाइप्स एंड साइजेस ऑफ सेलर्स, ठीक है। फाउंडिंग मेंबर्स कौन है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज, ठीक है। नेटवर्क सेंट्रिक मॉडल है, ये जो ONDC है ये एक नेटवर्क सेंट्रिक मॉडल है, यूज किया जाता है ओपन स्पेसिफिकेशंस एंड ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल्स इंडिपेंडेंट of any specific platform connecting shoppers, platforms and retailers। नेटवर्क सेंट्रिक मॉडल फोकस करता है एक इंटरकनेक्टेड यूजर्स पर और सिस्टम पर, जो सिस्टम वर्क कर रहा है साथ साथ, ऑफन डिसेंट्रलाइज, मतलब डिसेंट्रलाइज बनाया जाए, डिसेंट्रलाइज किया जाए, उस पर ये काम करता है नेटवर्क सेंट्रिक मॉडल। प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल जो सिंपल से जैसे कि ऊबर, फेसबुक, अमेजॉन, ये एक प्लेटफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या होते हैं, यूजर्स और प्रोवाइडर्स को इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। सारथी ऐप है, सारथी ऐप को लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, ONDC प्लेटफॉर्म इन कोलाबोरेशन विद भाषिनी। भाषिनी क्या है, एक ऑनलाइन ऐप है जिसको लैंग्वेज को प्रमोट करना है, ठीक है, नेशनल लैंग्वेज टेक्नोलॉजी मिशन के अंडर में, मतलब ये बनाया गया था भाषिनी, ठीक है, जिसका मोटो है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाए 22 लैंग्वेज में, जो शेड्यूल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, ठीक है। सारथी ऐप की बात करें तो ये असिस्ट करता है बिजनेसेस को इन क्रिएटिंग बायर ऐप्स विद मल्टीलिंगुअल सपोर्ट लाइक रियल टाइम ट्रांसलेशन, वॉइस रिकॉग्निशन, ठीक है। ये इनिशियली सपोर्ट करता है हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बंगला, तमिल, विद प्लान्स टू स्केल अप टू 22 लैंग्वेजेस, जो सभी लैंग्वेजेस शेड्यूल में मतलब मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। एंटी ट्रस्ट लॉज, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पाया था कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जो हैं वे लोकल एंटी ट्रस्ट लॉज को वायलेट कर रहे हैं। कैसे,
ऑफ़र करके एक्सक्लूसिव लॉन्चेस को, मतलब अपने प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूसिव बता के, फेवरिंग सेलेक्ट सेलर्स को, मतलब जो सेलर्स हैं उन्हें सेलेक्ट करके, और प्रायोरिटाइज कर रहे हैं सर्टेन लिस्टिंग को, ठीक है, मतलब अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को एक हायर शो ऑफ करके मतलब सेल कर रहे हैं, ठीक है। एंटी ट्रस्ट फ्रेमवर्क कंसर्निंग ई कॉमर्स इन इंडिया, तो कंपटीशन एक्ट 2002 में अमेंड किया गया था 2023 में, तो इसको अमेंड करके ये एम बनाया गया कि जो कंपटीशन है, प्रोटेक्टिंग एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हैं, एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है, और रेगुलेट करते हैं कॉम्बिनेशंस को, जैसे मर्जर्स, अमलगमेशंस एंड एक्विजिशन, ये फोस्टर करना है, मतलब इन्हें स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020 का है, जो प्लेस करता है लाइबिलिटीज़ को ऑन ई कॉमर्स एंटिटीज़, ठीक है, ई कॉमर्स एंटिटीज़ पर जो लाइबिलिटीज़ को प्लेस करता है मेंटेन रखने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड को, और सेल ऑफ एनी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना है, और ना यूज करना है डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस को, जो मतलब हार्मफुल प्रैक्टिसेस हों जो इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर डिसीजंस को, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस क्या है ई कॉमर्स एंटिटीज़ के ऑपरेशन में, तो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सक्लूसिव सेलिंग, जो है फेयर एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर को सर्व करना है, इन्हें प्रमोट करना है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन परचेजेज बाय वेंडर्स, जो भी वेंडर्स यहाँ पर परचेज करते हैं 25% या फिर इससे ज़्यादा इसके इन्वेंट्री फ्रॉम एन ई कॉमर्स ग्रुप कंपनी, ये कंसिडर किए जाएंगे कंट्रोल्ड बाय दैट ई कॉमर्स कंपनी, उस कंपनी द्वारा ये कंट्रोल किए जाएंगे, ठीक है, अगर इनके इतना ज़्यादा स्टेक परचेज करते हैं तो। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये इस्टेब्लिश किया गया था 2009 में अंडर द कंपटीशन एक्ट 2002। कंपोजिशन की बात करें तो चेयरमैन होते हैं और 6 मेंबर्स होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। फंक्शन होता है प्रिवेंट करना है प्रैक्टिसेस को जो एडवर्स इफेक्ट डालते हैं ऑन कंपटीशन में, ठीक है, प्रमोट और सस्टेन करता है कंपटीशन मार्केट में, ठीक है, मार्केट में जो कंपटीशन होता है उसको प्रमोट करना है, और कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, और फ्रीडम ऑफ ट्रेड को इंश्योर करना है, ठीक है। तो ये हमारा 10th पार्ट था, ये यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना 11th जो माइनिंग एनर्जी एंड इंडस्ट्री है। तो सबसे पहले बात करेंगे कोल सेक्टर की। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ये इन्होंने अनवील्ड किया है एक इनिशिएटिव जो रिवोल्यूशनाइज करेगा कोल माइनिंग में बाय इंगेजिंग ग्लोबल माइनिंग डेवलपर्स कम ऑपरेटर्स फॉर मेजर कोल माइन प्रोजेक्ट्स अंडर द कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो कोल इंडिया लिमिटेड प्रोजेक्ट के अंडर में ये ग्लोबल माइनिंग डेवलपर्स कम ऑपरेटर्स को के साथ इंगेज किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने, ठीक है, ये इनिशिएटिव लिया है। तो इंडिया के कोल सेक्टर को यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये देखना और इन्हें याद भी रखना है। तो प्रोडक्शन कितना होता है, तो 1 बिलियन टन्स कोल प्रोडक्शन होता है इंडिया में, और लिग्नाइट का प्रोडक्शन 2023 में, ठीक है, सरपास किया है 1 बिलियन टन्स को। जियोलॉजिकल रिजर्व्स की बात करें तो 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स ग्लोबली है। पहला कौन सा है, यहाँ पर पहला है देखो यूएस, ठीक है, देन रशिया, ठीक है, रशिया, देन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यूएस, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, और 4th है चाइना, और देन अपना इंडिया, 5th रैंक है इंडिया, ठीक है। तो ये याद रखना क्रोनोलॉजी ऑर्डर में। कंजम्पशन सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, पहला जो कंज्यूमर है कौन है, ये है चाइना, ठीक है। इंपोर्ट की बात करें तो सेकेंड रैंक इंपोर्ट में है। तो कोल इंपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड, जैसे ऑस्ट्रेलिया से कोल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता है, और ठीक है। पावर जनरेशन की बात करें तो ये 50% जो पावर जनरेशन होता है कोल एंड लिग्नाइट को, ये मोर देन 50%, मतलब कोल एंड लिग्नाइट कंट्रीब्यूट करता है पावर जनरेशन में, ठीक है। तो एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है मेजर कोल से ही, मतलब गवर्नमेंट जो है ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। परसिस्टेंट इशूज़ या फिर चैलेंजेस क्या है कोल सेक्टर में, तो हाई इंपोर्ट डिपेंडेंस, इंडिया जो है मोर देन यहाँ पर सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है कोल का, जो कि ये एक कंसर्न है, ठीक है। जैसे कोकिंग कोल है, ये प्रोड्यूस किया जाता है कंट्री में, ठीक है, 28 to 42% ऐश इसमें रहती है कोकिंग कोल में। दूसरे शब्दों में बात करें तो ऐश परसेंटेज जो होती है वो इम्पोर्टेड कोकिंग कोल में कम होती है,
इंडिया के जो कोल रिजर्व हैं उसमें कोकिंग कोल बहुत ज़्यादा होता है, ऐश उसमें बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो है इम्पोर्टेंट कोकिंग कोल है उसमें लेस दैन 10% होती है, इसलिए हम रिलाई करते हैं इंटरनेशनल कोल पर। ठीक है। डोमिनेंस होती है कोल इंडिया लिमिटेड की, जो कि कोल इंडिया लिमिटेड कंट्रीब्यूट करता है ओवर 80%, केवल और केवल एक ही एंटिटी है और यहाँ पर कंपटीशन देखने को नहीं मिलता है, इसलिए चैलेंज फेस करता है कोल रिजर्व्स, कोल सेक्टर। इनिशिएटिव लिया गया है कोल सेक्टर के लिए प्रोडक्शन को इन्हांस करने के लिए। ठीक है। तो कोल माइंस स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 2015, इस एक्ट में जो प्राइवेट एंटिटीज़ को भी इंक्लूड किया गया है। माइंस एंड मिनरल्स की मतलब कंपटीशन बढ़े। ठीक है। ये भी जो मतलब ऑक्शन कर सके, ऑक्शन करके मतलब उन्हें भी मतलब प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाए। माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021, ये मतलब अलाउ करता है कंपोजिट प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस कम माइनिंग लीज स्पेशली फॉर कोल के लिए। ठीक है। और जो PL कम ML, यही है कंपोजिट प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस कम माइनिंग लीज। 2 स्टेज कंसेशन होता है जो ग्रांट किया जाता है अंडरटेकिंग प्रॉस्पेक्टिंग पर्पज़ के लिए, जिसे ऑपरेशन करना है किसके साथ, माइनिंग ऑपरेशंस के साथ विद अ सिंगल लाइसेंस। ठीक है। सिंगल लाइसेंस के साथ 2 स्टेजेस में कंसेशन मतलब करना होता है कोल को मतलब ऑक्शन करने के लिए। इट रिलैक्स्ड द यूज रेस्ट्रिक्शन ऑफ कोल बाई कैप्टिव माइंस सेल्फ यूज माइंस। ठीक है। 100% FDI यहाँ पर कोल में जो 100% FDI माइनिंग अंडर ऑटोमेटिक रूट, देखो ऑटोमेटिक रूट कितना अलाउ किया है, 100% थ्रू ऑटोमेटिक रूट, ये याद रखना। ठीक है। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रोच करता है जहां प्राइवेट एंटिटी शेयर करती है अपनी रेवेन्यू को विद द गवर्नमेंट। तो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल जब प्राइवेट यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ अपनी रेवेन्यू मॉडल को शेयर करता है। उसकी अपोजिट बात करें तो प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व शेयरिंग प्रॉफिट्स। ठीक है। जो प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होता है वो इन्वॉल्व होता है शेयरिंग प्रॉफिट्स में। हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी है जो हेल्प है 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया है, 2016। ठीक है। इंट्रोड्यूस किया गया है रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल को रिप्लेस करना है किसे, प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को। ठीक है। जो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल मतलब गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट जो है वो इंगेज करेगी, और ये प्रोडक्शन शेयरिंग मॉडल में मतलब प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, इसलिए इसे रिप्लेस कर दिया गया है। कोल रिजर्व्स की बात करें तो यहाँ पर ये सारे क्या है, ये स्टैटिक पार्ट है, तो आप स्टैटिक पार्ट में आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, तो मैं यहाँ डिक्टेट नहीं करने वाला। ठीक है। कोल रिजर्व्स इंडिया में कहाँ कहाँ पर है, ये भी यहाँ पर स्टैटिक पार्ट है, और एक बार इन्हें पॉज करके देख लेना। ठीक है। तो सबसे जो मतलब यहाँ पर अंतरासाइट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो मतलब आयस बहुत छोटे मतलब कम कंटेंट में पड़ा जाता है। सल्फर यहाँ पर सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, अंतरासाइट में, देन उसके बाद लिग्नाइट, देन बिटुमिनस, और देन लिगेन। ठीक है। ये है ना अंतरासाइट, सबसे पहले सबसे ज़्यादा अंतरासाइट में पाया जाता है। ठीक है। जो मतलब सल्फर कंटेंट होता है, देन बिटुमिनस में, देन सब बिटुमिनस, देन जो लिग्नाइट होता है, लिग्नाइट सबसे लो क्वालिटी का होता है, जो कि इंडिया में इसका बहुत बड़ा रिजर्व है। ठीक है। वैसे तो बिटुमिनस का है, लेकिन लिग्नाइट का भी बहुत बड़ा रिजर्व होता है, रिजर्व है। ठीक है। इंडिया में ऑफशोर मिनरल्स इन इंडिया, देखो एक होता है ऑनशोर, एक होता है ऑफशोर। ऑफशोर का मतलब क्या है, ऑफशोर का मतलब है कि लैंड से दूर। ठीक है। लैंड से दूर, जो मतलब जैसे ओशियन में करा या फिर वाटर बॉडी में करा जाता है मिनरल्स, तो उसको कहते हैं ऑफशोर। ऑनशोर किसे कहते हैं, अवे फ्रॉम द वाटर। ठीक है। अवे फ्रॉम वाटर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्रेम किया है ऑफशोर एरिया एग्जिस्टेंस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज रूल्स 2024 अंडर ऑफशोर एरिया मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002। ठीक है। ऑफशोर मिनरल की बात करें तो ऑफशोर माइनिंग प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग मिनरल डिपॉजिट्स फ्रॉम डीप सी बेड। ठीक है। डीप सी बेड में डीप सी बेड से डिपॉजिट मिनरल्स को रिट्राइव करना, मतलब एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है। डीप सी की बात करें तो मोर देन 200 मीटर डेप्थ में होता है। एक्सटेंट की बात करें तो इंडिया की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो ओवर 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है, जो होल्ड करता है सिग्निफिकेंट रिकवरेबल ऑफशोर मिनरल रिसोर्सेज। देखो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ने जो मतलब अंडर UN क्लॉज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, इसके अंडर में मेंशन किया है कि 3 यहाँ जोन होंगे, कौन कौन से, एक कंटिगुअस
बेस जोन, ठीक है, और एक कंटिगुअस जोन होगा और एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो मतलब जो टेरिटोरियल जोन है वो 12 नॉटिकल माइल है, ठीक है, और जो कंटिगुअस जोन है वो 24 नॉटिकल माइल है, और जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ठीक है, ये बेस से ही सबको मापा जाता है, मेजर किया जाता है, ठीक है। लेकिन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहाँ से, ये यहाँ से मतलब मेजर किया जाता है ये 24 नॉटिकल माइल से, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये 200 किलोमीटर दूरी तक होता है, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। ओवर 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होल्ड सिग्निफिकेंट रिकवरेबल ऑफशोर मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल डिपॉजिट्स, इंडिया के जो ऑफशोर मिनरल रिजर्व्स हैं जैसे गोल्ड, डायमंड, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, मैंगनीज एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स। देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मान लो कि गोल्ड रिजर्व सबसे ज़्यादा कहाँ है, डायमंड कहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं, कॉपर इंडिया के कंटेक्स्ट में एज वेल एज वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में जो भी चीज़ न्यूज़ में रहती है। जैसे मान लो कोबाल्ट है, कोबाल्ट पिछली बार यूपीएससी ने डायरेक्टली पूछ लिया था, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व मतलब कोबाल्ट यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया गया था, कोबाल्ट माइनिंग थी, ठीक है। तो ये यूपीएससी जो भी चीज़ न्यूज़ में रहती है वो पूछ लेता है, ठीक है। रिजर्व्स की बात करें तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिलिनीट किया है रिसोर्सेज को ऑफ फॉलोइंग मिनरल्स इन द ऑफशोर एरिया में। तो ये है लाइम मड, ठीक है, लाइम मड है जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के साथ जो है गुजरात और महाराष्ट्र कोस्ट से दूर, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन ग्रेड सैंड ऑफ केरला कोस्ट। कंस्ट्रक्शन सैंड ग्रेड कहाँ पर है, वो है केरला कोस्ट में, और लाइम मड कहाँ पर है, ये गुजरात और महाराष्ट्र कोस्ट से दूर, ठीक है। हैवी मिनरल प्लेसर्स जो इनर सेल्फ हैं और मिड सेल्फ हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के रीजन में। फास्फोराइट ये ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स में है पाए जाते हैं, ठीक है। पॉलीमेटेलिक फेरोमैग्नीज नोडुल्स हैं और क्रस्ट इन अंडमान सी एंड लक्षद्वीप सी में पाए जाते हैं, ठीक है। ऑफशोर एरिया की बात करें, ऑफशोर एरिया एग्जिस्टेंस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज रूल्स 2024। तो एप्लीकेबिलिटी टू ऑल मिनरल्स एक्सेप्ट मिनरल ऑयल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड मिनरल स्पेसिफाइड इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, ठीक है। डेफिनेशन देखें तो रूल्स जो यूज करते हैं, रूल्स यूज करता है मॉडिफाइड वर्जन ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन एंड कमिटी फॉर, ये मतलब ऐसे याद कर लेना क्योंकि ये मतलब पूछे तो जाएंगे कौन से फील्ड में ये क्या वर्क करते हैं, ठीक है। तो एक बार पॉज करके वीडियो देख लेना। एक्सप्लोरेशन स्टैंडर्ड की बात करें तो रिगरस एक्सप्लोरेशन स्टैंडर्ड्स होते हैं, मतलब बहुत रूल्स टाइट रहते हैं, ठीक है। जियोलॉजिकल स्टडी की बात करें तो ये प्रोबेबल मिनरल रिजर्व जो प्रिपेयर किए जाते हैं थ्रू लाइसेंसिंग के द्वारा, और स्पेसिफिक एक्सप्लोरेशन नॉर्म्स जो होते हैं वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स, डीप सी मिनरल्स, ये यहाँ पर डिपॉजिट वैरायटी जो बहुत सारी वैरायटी और मिनरल्स होते हैं ये डिपॉजिट होते हैं, और हाइड्रोथर्मल मिनरल्स और नोडुल्स एक्सेट्रा, ठीक है। रिसोर्सेज के टाइप्स क्या होते हैं जो माइन किए जाते हैं डीप सी से, तो पॉलीमेटेलिक नोडुल्स, ठीक है, सी फ्लोर मैसिव सल्फाइड्स और कोबाल्ट रिच फेरोमैंगनीज क्रस्ट, ये हम सारी चीज़ें देख चुके हैं, ठीक है। स्टील सेक्टर की बात करें तो जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये टारगेट किया है कि जो 500 मिलियन टन्स ऑफ स्टील प्रोडक्शन हो 2034 तक होने लगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये टारगेट रखा है। स्टील सेक्टर की बात करें तो इंडिया में स्टील सेक्टर की कंडीशन क्या है, तो सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है आफ्टर चाइना, ठीक है, चाइना सबसे ज़्यादा है और इंडिया जो है सबसे सेकेंड लार्जेस्ट है जो 7% ऑफ टोटल क्रूड स्टील प्रोडक्शन वर्ल्ड में करता है। कंजम्पशन की बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट है कंजम्पशन में, पहला है चाइना देन यूएसए, ठीक है। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 2% इंडिया के जीडीपी में ये स्टील सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। ट्रेड की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 24 में एक नेट स्टील इंपोर्टर यहाँ पर इंपोर्टर किया गया है, ठीक है, इंपोर्टर हुआ है ना कि एक्सपोर्टर, ये याद रखना। नेट स्टील इंपोर्टर की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये यूपीएससी में पूछा भी जा सकता है। स्टील सेक्टर एक अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन कंटेनिंग, जो स्टील एक क्या है, अलॉय है आयरन का और कार्बन कंटेनिंग, जो कार्बन कंटेन करता है लेस देन 2% कार्बन और 1% मैग्नीज को कंटेन करता है, ठीक है। और स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड ऑक्सीजन विद हायर कार्बन कंटेंट इट इज नोन एज कास्ट आयरन, ठीक है। तो कास्ट आयरन कैसे बनाया जाता है, जहाँ कार्बन कंटेंट ज़्यादा हो जिसमें। स्टील प्रोडक्शन और कास्ट आयरन है, और एक होता है अदर आयरन जिसे बोलते हैं, वो कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए, ठीक है।
स्टील प्रोडक्शन इज़ हाईली रिलायबल ऑन कोल। स्टील प्रोडक्शन कोल पर हाईली रिलायबल होता है। देख लो कि इंडिया में कोल इसलिए ज़्यादा मतलब इंपोर्ट किया जाता है क्योंकि स्टील यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाए। यूज किया जाता है रिड्यूसिंग एजेंट टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम आयरन ओर एंड प्रोवाइड किया जाता है कार्बन कंटेंट नीडेड इन स्टील। ठीक है, तो कोल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टील के प्रोडक्शन में। ठीक है, मेजर चैलेंजेस क्या है, जैसे लैक ऑफ रॉ मटेरियल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, इंपोर्ट करते हैं मैक्सिमम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। लो पर कैपिटा कंजम्पशन है, जैसे 97.7 किलोग्राम 2023-24 में है, जो कि अगेंस्ट वर्ल्ड के अगेंस्ट कितना है 2019.3, जो चाइना में है 628.3। इतना ज़्यादा मतलब यहाँ पर कैपिटा कंजम्पशन है। एक्सट्रीमली एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री है। वर्ल्ड में स्टील की जो इंडस्ट्री है वो लार्जेस्ट कार्बन एमिटिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो कि यहाँ पर कार्बन टैक्स को इम्पोज किया गया है इसके द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा। ठीक है, कि कार्बन एमिशन ना हो पाए, और इसका रेंज कितना होता है, इम्पोज करा जाता है 19.8 to 52.7% के रेंज में इम्पोज किया जाता है कार्बन टैक्स को। अदर की बात करें तो हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट यहाँ पर मतलब लगती है। लैक ऑफ कैपिटल एज स्टील डिमांड इज साइक्लिकल। ठीक है, तो कैपिटल और प्रोडक्शन, जितना कैपिटल लगेगा उतना प्रोडक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, इनिशिएटिव क्या लिया गया है स्टील सेक्टर के लिए, तो नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 300 मिलियन टन स्टील मेकिंग कैपेसिटी को यहाँ टारगेट रखा गया है कि 2030 और 31 में 160 किलोग्राम पर कैपिटा यहाँ पर स्टील कंजम्पशन किया जा सके इंडिया में। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट इनिशिएटिव सपोर्ट करता है बाई पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। ठीक है, बूस्ट करना है स्टील यूसेज को। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ये स्पेशलिटी देता है स्टील को। और मिशन पूर्वोदय, ये याद रखना, मिशन पूर्वोदय स्टील के लिए ही मतलब यहाँ क्रिएट किया गया है। ठीक है, ये कैंपेन है मिशन पूर्वोदय। और क्योंकि पूर्वोदय क्यों, पूर्वोत्तर में मतलब ईस्टर्न स्टेट में ही स्टील ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, आयरन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, रिवाम्ड स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम 2.0 यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये मेन इंडस्ट्रियल एरिया है जो कि ये स्टैटिक में है, आपने याद रखना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है लोकेशन, यूपीएससी कई बार पूछ लेती है। डीकार्बोनाइजिंग द स्टील सेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड हैवी इंडस्ट्रीज ने रिलीज किया रिपोर्ट ग्रीनिंग द स्टील सेक्टर इन इंडिया, रोड मैप एंड एक्शन प्लान। ग्रीन स्टील होती क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग की जाती है विदाउट द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, मतलब कोल का यूज नहीं किया जाएगा स्टील को प्रोड्यूस करने में। इंडिया की स्टील इंडस्ट्री अकाउंट करती है 12% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। ठीक है, जबकि ग्लोबल के कंटेक्स्ट में काफ़ी कम है। इनिशिएटिव क्या लिया गया है डिकार्बोनाइज करने के लिए स्टील सेक्टर को, तो परफॉर्म किया गया है, अचीव करना है ट्रेड, जो पैट स्कीम है उसे लॉन्च किया गया है। स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी 2019, उस स्टील को रिसाइकलिंग पॉलिसी कह रहा है ना, कि रिसाइकल करना है स्टील को, जो भी प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस ज़्यादा नहीं करना है, यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग स्टील है उसे रिसाइकल करना है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, तो ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ करना है स्टील मेकिंग के लिए। ठीक है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, यहाँ जो कार्बन जो क्रेडिट होते हैं उनको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है, ताकि यहाँ पर एमिशन की ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके। बायो इकोनॉमी की बात करें, नेक्स्ट है बायो इकोनॉमी। तो इन 4th एडिशन ग्लोबल बायो इंडिया 2024 यूनियन मिनिस्ट्री ने हाईलाइट किया है कि नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये बायो इकोनॉमी ड्रिवन करेगा। ठीक है, बायो इकोनॉमी जो ग्लोबल बायो इंडिया है, ग्लोबल बायो इंडिया एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसकी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री असिस्टेंस रिसर्च काउंसिल, ये है इसकी पब्लिक सेक्टर यूनिट। बायो इकोनॉमी क्या होती है, तो बायो इकोनॉमी एक नॉलेज बेस्ड प्रोडक्शन है, और बायो मीन्स लिविंग थिंग और इकोनॉमी मीन्स ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड जो मतलब ये नॉलेज बेस्ड प्रोडक्शन है, और यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज processes and methods to provide goods and services in a sustainable manner in all economic sector। ठीक है, तो ये क्या शो करता है कि नॉलेज बेस्ड प्रोडक्शन है, और जिसमें यूज किया जाता है, जिन्हें यूज किया जाता है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के का यूज, प्रोसेसेस एंड मेथड्स का यूज किया जाता है। ठीक है, प्रोवाइड करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को सस्टेनेबल मैनर में। इंपॉर्टेंट सेक्टर जैसे बायो इंडस्ट्री, बायो फार्मा, बायो एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इस जो भी सेक्टर में यूज करना है तो उसे बायो लगा के यूज़ करना है। ठीक है, बायो इकोनॉमी स्टेटस क्या है, तो ग्रोन फ्रॉम $10 बिलियन इन 2014 टू ओवर 300
130 बिलियन इन 2024। तो बायो इकॉनमी सेक्टर का ये इतना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। कंट्रीब्यूट करता है 4% ऑफ जीडीपी इंडिया के, और रैंक है इंडिया की ग्लोबली 12th, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बायो मैन्युफैक्चरिंग। तो बायो मैन्युफैक्चरिंग में कितना रैंक है? 12th रैंक है इंडिया की। ओके, सिग्निफिकेंस, बायो इकोनॉमी की सिग्निफिकेंस क्या है? ये रिड्यूस करता है रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल का कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगी, जो कि फॉसिल फ्यूल जो एमिशन है उसे डिक्रीज करता है, ठीक है। प्रमोट करता है सर्कुलर इकोनॉमी को। इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं बायो इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए? वो है बाईरैक, ठीक है। तो बाईरैक ये मतलब एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, जो नर्चर करना है बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन इकोसिस्टम को, ठीक है। ये इस्टेब्लिश किया गया है वेरियस इंडस्ट्री को फोकस में रखते हुए, फोकस्ड स्कीम के उसमें रखने के लिए, ठीक है। मतलब वेरियस इंडस्ट्री को फोकस में रखते हुए स्कीम जैसे बायोटेक्नोलॉजी इग्निशन ग्रांट स्कीम और बायो नेस्ट, ये स्कीम यहाँ पर इनको देखते हुए इसे इस्टेब्लिश किया गया है। पॉलिसी मेजर की बात करें तो नेशनल बायो फ्यूल पॉलिसी 2018, नेशनल बायो फार्मा मिशन, नेशनल मिशन ऑन बायो इकॉनमी, यहाँ पर डेवलप मतलब ये मेजर लिए गए हैं। बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल, ये पोर्टल है जो लॉन्च किया है एक सिंगल गेटवे के तौर पर फॉर रेगुलेटरी अप्रूवल करने के लिए फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च, ठीक है। बायोलॉजिकल रिसर्च हो इसलिए इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्पेस इकॉनमी। बजट 2024-25 में ये अनाउंस किया गया था कि एक रेवेन्यू कैपिटल को फंड को मतलब देना है किसके लिए? 1000 करोड़ रुपीज़, किसके लिए? स्पेस इकॉनमी को प्रमोट करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जो प्रमोट करते हैं प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को स्पेस सेक्टर में, तो ये हैं इन स्पेस, ठीक है, और इंडियन स्पेस एसोसिएशन और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये स्टैटिक पार्ट बन चुके हैं। तो आप इन्हें याद रखना कौन कौन से क्या करते हैं, ठीक है। तो चलो ब्रीफ में बता देता हूँ। तो ये होता है जो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन अथॉराइजेशन सेंटर है, ये सेकेंड टर्म है, सेकेंड जो ऑर्गेनाइजेशन है किसके, जैसे इसरो है ना, इसरो जो वर्क इसरो करता है वो ये भी करता है, मतलब ये सब्सटीट्यूट है इसरो का, ठीक है। और ये जो है इसे मतलब प्रमोट करता है ऑटोनमस एजेंसी को, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है वो रिस्पॉन्सिबल है प्रमोट करने के लिए, इनेबल करने के लिए अथॉराइज को, और सुपरवाइज भी करता है वेरियस स्पेस एक्टिविटीज़ को, ठीक है। इंडियन स्पेस एसोसिएशन ये इस्टेब्लिश किया गया था 2020 में, और ये एक अपेक्स नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी है जो सेटअप किया गया है डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री को इंडिया में, ठीक है। तो इन स्पेस का मतलब जो इंडियन स्पेस एसोसिएशन है और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, ये एक कमर्शियल बॉडी है, ये याद रखना किसकी? इसरो की, ठीक है। जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है इसके अंडर में, मतलब इस एक कैटेगरी की कंपनी या मतलब अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को सेटअप किया गया था 2019 में। हैंडल करता है कमर्शियल एक्टिविटीज़ ऑफ इसरो, ठीक है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ करता है इसरो के लिए। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्पेस सेक्टर, तो कौन कौन से हैं? यह है वन वेब इंडिया, अग्निकुल कॉस्मोस, इसी ने बनाया था क्या? आईआईटी मद्रास ने मतलब ये इंक्यूबेटर स्टार्टअप स्टार्ट किया था, और इसी ने जो अग्निकुल मतलब एक मिसाइल लॉन्च किया था, पहली मिसाइल जो लॉन्च किया था ये अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा ही लॉन्च की गई थी, ठीक है। स्पेस बेस्ड स्टार्टअप ये है, और विक्रम साराभाई के नाम से यहाँ पर जो एक प्राइवेट सेक्टर है ये भी लॉन्च किया गया है, ठीक है। वेंचर कैपिटल फंड की बात करें तो ये प्रोवाइड करेगा फाइनेंस स्पेस टेक स्टार्टअप को और स्मॉल टू मीडियम साइड एंटरप्राइजेस को, ठीक है। और ये सप्लीमेंट इनिशिएटिव लॉन्च करेगा जैसे कि सीड फंड स्कीम या लॉन्च किया था बाय इन स्पेस, ठीक है। नीड क्या है वेंचर कैपिटल फंड को सेटअप करने के लिए? तो 2030 तक यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्पेस इकॉनमी 10% यहाँ पर ग्लोबली कमर्शियल स्पेस जो को बढ़ावा मिले, ठीक है, बढ़ जाए, मतलब इतना जो करेंटली इट स्टैंड्स है 2%, जो करेंटली कितना है 2%, इसे 2030 में बढ़ा के 10% करना है। इंश्योर करना है अवेलेबिलिटी ऑफ लो कॉस्ट कैपिटल को, ठीक है, लो कॉस्ट कैपिटल जो है वो इसे इंश्योर करने को बढ़ाया जाए, ठीक है। अदर इन्हीं जो इंडिया की इनिशिएटिव्स हैं प्रमोट करने के लिए स्पेस सेक्टर को, स्पेस टेक एंटरप्रेन्योरशिप को, कौन कौन से? इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 और स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क, अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है। स्पेस चैलेंज इंकरेज करता है स्टूडेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए एफिशिएंट एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस के लिए। 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ किया गया है, ठीक है, स्पेस सेक्टर के लिए। तो याद रखना अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा के अंडर 1999 का जो एक्ट है, ठीक है। स्पेस सेक्टर में जो एक्टिविटी होती हैं क्या है, और सेक्टरल कैप क्या है, एंट्री रूट क्या है, ठीक है।
तो सैटेलाइट देखो यहाँ पर जो है ना, ये भी किया गया है कि सैटेलाइट जो भी ऑटोमेटिक रूट है या फिर गवर्नमेंट रूट है, एफडीआई को जो इनमें मतलब यहाँ पर परमिट किया गया है, तो कौन कौन से सेक्टर में कौन कौन से रूट्स हैं, ठीक है। तो सैटेलाइट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन, सैटेलाइट डेटा एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, ग्राउंड सेगमेंट एंड यूजर सेगमेंट, ये 100% होते हैं एफडीआई के अंदर, ठीक है। और अप टू यहाँ पर 74% ऑटोमेटिक रूट है, बियॉन्ड 74% ये गवर्नमेंट के रूट में गवर्नमेंट रूट के अंडर में आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना 74% ऑटोमेटिक रूट, अगर ऊपर हो जाएगा तो ये गवर्नमेंट रूट के अंदर आएगा कि विदाउट गवर्नमेंट यू कैन नॉट बी अलाउड इन द स्पेस सेक्टर, ठीक है। लॉन्च व्हीकल्स एंड एसोसिएटेड सिस्टम्स और सब सिस्टम्स, क्रिएशन ऑफ सब स्पेस पोर्ट्स फॉर लॉन्चिंग एंड रिसीविंग स्पेस क्राफ्ट, तो ये भी 100% सेक्टोरल कैप है। अप टू 49% क्या है ऑटोमेटिक रूट, और 49% के बियॉन्ड हो जाएगा तो वो गवर्नमेंट रूट के अंडर में आएगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स एंड सिस्टम्स और सब सिस्टम्स फॉर सैटेलाइट्स, ग्राउंड सेगमेंट एंड यूजर सेगमेंट, ये भी 100% सेक्टोरल कैप है, और ये ऑटोमेटिक रूट के से परमिट किया जाता है कि एफडीआई यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। वॉलंटरी व्हीकल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की बात करें तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे लॉन्च किया है वॉलंटरी व्हीकल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम और व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को, ठीक है। ये मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम होता क्या है कि इसका एम है क्रिएट करना है इकोसिस्टम को फेज आउट करने के लिए, अनफिट जो पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं उन्हें फेज आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए ये लॉन्च किया गया था, और इसके अंडर में मल्टीपल कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, जो कि जिन्हें ऑफर किया जाएगा जिनके लिए डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल तक और 1 ईयर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब कमर्शियल के लिए 2 साल और पैसेंजर व्हीकल के लिए 1 साल, ये याद रखना, ठीक है। प्रीवियसली अगर देखा जाए तो यूनियन गवर्नमेंट अनाउंस किया था व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी 2021 में ग्रेजुअली फेज आउट करना है 15 to 20 ईयर्स ओल्ड व्हीकल को, ठीक है। देखो की हाईलाइट्स ऑफ द वॉलंटरी व्हीकल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करना है, व्हीकल जो फेल हो गई हैं फिटनेस टेस्ट में भेज दी जाएंगी और स्क्रैप कर दी जाएंगी, ठीक है। उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट मिलेगा, जो ये प्रूव करेगा कि उनकी मतलब जो कार है व्हीकल है वो परचेज़ की गई है ऑन द डिस्काउंट पर, ठीक है। और ये वॉलंटरी व्हीकल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है, इसमें कमर्शियल व्हीकल्स होंगे जो कि इन्हें 2 साल के लिए क्या होगा, इनके फिटनेस टेस्ट को 2 साल के लिए फॉर द फर्स्ट 8 ईयर्स एंड एनुअली देयर आफ्टर, उसके बाद जो है मतलब ये क्या हो जाएगी, मतलब इनके क्या होगा टेस्ट होगा, ठीक है। फिटनेस टेस्ट होगा 2 साल पहले एवरी 2 ईयर्स में, उसके बाद जो है पहले 8 साल के भीतर में 2 साल एवरी 2 ईयर्स में मतलब टेस्ट होगा, फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बाद मतलब एनुअली होगा, ठीक है। प्राइवेट व्हीकल की बात करें तो 15 ईयर फर्स्ट रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर कितने साल के लिए, 15 ईयर्स के लिए, उसके बाद जो है सर्टिफिकेट फिटनेस प्रोवाइड किया जाएगा ये 15 ईयर्स के बाद, ठीक है। और रिन्यूअल किया जाएगा, वैलिड होगा 5 साल बाद, ठीक है। और फिटनेस वुड बी मैंडेटेड थ्रू ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन फॉर व्हीकल्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर इतना जून 1 2024 से लागू कर दिया गया है, मैंडेट किया गया है फेज करना, ठीक है, फेज आउट करना है इस चीज़ को। और इंसेंटिव्स फॉर स्क्रैपिंग, कितना इंसेंटिव्स मिलेगा, तो कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये डिस्काउंट किया गया है 3%, ठीक है। एक्स शोरूम प्राइस 3% होगा, पैसेंजर व्हीकल के लिए 1.5% एक्स शोरूम प्राइस होगा, ठीक है, उसमें डिस्काउंट मिलेगा। और दीज डिस्काउंट्स आर ओवर एंड अबाउट द स्क्रैप वैल्यू प्रोवाइडेड बाई RVSFs एंड गवर्नमेंट इंसेंटिव्स लाइक मोटर व्हीकल टैक्स कंसेशंस एंड वेवर्स ऑन रजिस्ट्रेशन फीस, तो ये याद रखना, ठीक है। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान ट्रांसमिशन, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च किया है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान ट्रांसमिशन। अब नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान ट्रांसमिशन के फीचर्स क्या हैं, इसका एम है कि 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करना है बाय 2030 एंड 600 गीगावाट बाय 2032, ठीक है, टारगेट रखा गया है। और जो डिमांड है 458 गीगावाट 2030 तक ये डिमांड को पूरा करना है, ठीक है। प्लान को इंक्रीज करना, इंटर रीजनल ट्रांसमिशन कैपेसिटी को 168 गीगावाट बाय 2032 इनकॉर्पोरेट्स करना है इनोवेटिव एलिमेंट्स को लाइक 10 गीगावाट ऑफशोर विंड एनर्जी
फॉर्म से, ठीक है। और इसका एम और ये है कि एड्रेस करना है पावर नीड्स को, जो भी पावर की आवश्यकता है, ग्रीन हाइड्रोजन से और ग्रीन अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग हब ये सेटअप करके, ठीक है। कवर करना है क्रॉस बॉर्डर इंटरकनेक्शन विद नेपाल और भूटान के साथ, ठीक है। तो ये याद रखना। तो ये जो है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान डेवलप किया गया है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी द्वारा, जो इंटरेस्टेड है अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। ट्रांसमिशन सिस्टम को ये इस्टाब्लिश करता है एक लिंक बिटवीन सोर्स ऑफ जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहाँ से सोर्स होगा और जहाँ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसके बीच लिंक मतलब जनरेट करेगा, इस्टाब्लिश करेगा, जो कि कनेक्ट करेगा लोड या फिर अल्टीमेट कंज्यूमर्स को, ठीक है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ये एक अथॉरिटी है जो इसे इस्टाब्लिश किया गया था, मतलब रिपील किया गया है, किसके अंदर रिपील किया गया था, अंडर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948, जो सब्सटीट्यूटेड किया गया है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, ठीक है। मेंबर्स कौन होते हैं, तो नॉट मोर देन 14 मेंबर्स होते हैं इसके, मतलब सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के मेंबर कितने होते हैं, 14 मेंबर से ज़्यादा नहीं होते हैं। इसमें 14 मेंबर में इंक्लूडिंग चेयरमैन होते हैं, जो नॉट मोर देन 8 मेंबर्स आर फुल टाइम मेंबर्स अप्लाई बाय द अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। तो 8 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, जो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। फंक्शंस क्या होते हैं, एडवाइस करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑन नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी, जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी पर गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना है। स्पेसिफाई करना है टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक प्लांट्स, इलेक्ट्रिक लाइंस एंड ग्रिड कनेक्टिविटी, ठीक है। टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो इंडिया का जो ट्रेड डेटा है, इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर ग्रो हुआ है 350 बिलियन 2030 में, ऐसा टारगेट रखा गया है, ये मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो टेक्सटाइल सेक्टर इंडिया में क्या है पोजीशन, तो कंट्रीब्यूट करता है 2.3% ऑफ जीडीपी में। तो और ट्रेड जो है 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल का, ठीक है। जैसे जूट है, जूट तो यहाँ पर यहाँ से मतलब वही होता है, ठीक है, लार्जेस्ट मतलब एक्सपोर्टर है इंडिया जूट का। अपैरल विद शेयर ऑफ 3.91% इन ग्लोबल ट्रेड, ठीक है। एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ किया जाता है, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन टोटल 47% और मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। मेजर्स क्या लिए गए हैं, तो अमेंड किया गया है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड्स स्कीम को, मतलब टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होना चाहिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर, जो समर्थ स्कीम है, ठीक है। समर्थ स्कीम को याद रखना किसके लिए है, टेक्सटाइल के लिए, ठीक है। स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। रिलेटेड न्यूज़ क्या है, विजन नेक्स्ट, ठीक है। विजन नेक्स्ट क्या है, इसका यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव, जिसे बोलते हैं विजन नेक्स्ट, ठीक है। इंडिया स्पेसिफिक फैशन ट्रेंड बुक परिधि 24x25 को लॉन्च किया गया था। विजन नेक्स्ट क्या है, ये बाइलिंगुअल वेब पोर्टल है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का, ठीक है। और मतलब यहाँ से इसमें क्या कर सकते हैं, फैशन टेक्नोलॉजी की जो एजुकेशन है ये प्रोवाइड की जाएगी, और यहाँ से जो इस पोर्टल में सब कुछ मतलब टेक्सटाइल से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। कि यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया में क्या ट्रेंड चल रहा है टेक्सटाइल के फील्ड में, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर विजनेक्स में मिल जाएगी। ये कंबाइन करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और इमोशनल इंटेलिजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, मैप एंड एनालाइज जियो स्पेसिफिक फैशन को ट्रेंड को मतलब रिफ्लेक्ट करने के लिए इंडिया की प्लूरलिटी और कल्चरल डाइवर्सिटी है उसे मतलब दिखाने के लिए इसमें पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। टेक्निकल टेक्सटाइल की बात करें तो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन ये एम्पावर किया है प्रोग्राम कमेटी, मतलब एम्पावर प्रोग्राम कमेटी अप्रूव किया है 7 स्टार्टअप प्रपोजल्स अंडर ग्रेट स्कीम इनिशिएटिव, ठीक है। ग्रेट स्कीम इनिशिएटिव ये क्या है, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन जो रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन कंपोनेंट इसमें होते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर आता है, जो नोडल मिनिस्ट्री होगी। ऑब्जेक्टिव है इनकरेज करना है यंग इनोवेटर्स को, ठीक है, ट्रांसलेट करना उनके आइडियाज़ को इनटू कमर्शियल टेक्नोलॉजीज प्रोडक्ट्स, ठीक है। ग्रांट इन एड अप टू 50 लाख दिया जाएगा इसको ग्रांट, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 18 मंथ्स, ओके।
टेक्निकल टेक्सटाइल की बात करें तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स डिफाइन किए जाते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स यूज प्राइमरली फॉर देयर टेक्निकल। तो सबसे जो उनके मटेरियल्स होते हैं टेक्निकल परफॉर्मेंस के लिए यूज किए जाते हैं, मतलब प्राइमरली किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, टेक्निकल परफॉर्मेंस के लिए और फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ के लिए, रादर देन देयर एस्थेटिक और डेकोरेटिव करेक्टरिस्टिक्स। मतलब एस्थेटिक और डेकोरेटिव करेक्टरिस्टिक्स के लिए प्राइमरली यूज नहीं किए जाते, पहले यूज़ किए जाते हैं टेक्निकल परफॉर्मेंस और फंक्शन के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है इनका, एग्रीकल्चर फील्ड में, रोड, रेलवे ट्रैक्स, स्पोर्ट्स वियर, हेल्थ, बुलेट प्रूफ जैकेट, फायर प्रूफ जैकेट, स्पेस एप्लीकेशन। तो ये सारे इसके एप्लीकेशन हैं। टेक्निकल टेक्सटाइल की बात करें तो इंडिया की रैंक यहाँ पर 5th लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड है। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन स्कीम क्या है, मित्र। ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपरेल पार्क्स मित्र स्कीम और स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स SITP, मैंडेटरी यूसेज ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल की। ठीक है, और क्वालिटी कंट्रोल रेगुलेशन फॉर जियोटेक टेक्सटाइल, एग्रो टेक्सटाइल, मेडिटेक टेक्सटाइल एक्सेट्रा, डेवलपमेंट ऑफ न्यू HSN कोड्स डेडिकेटेड टू टेक्निकल टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट्स। तो ये सारी चीज़ें मतलब हैं, इन्हें एक बार रिपीट कर लेना तो आपको आसानी हो जाएगी अंडरस्टैंड करने में। अदर की डेवलपमेंट्स देख लेते हैं। तो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़, अब 8 कोर इंडस्ट्रीज़ जो है ये कंबाइंड इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़ इंक्रीज हुई है 6.7% प्रोविजनल फरवरी 2024 में एज कम्पेयर टू इंडेक्स ऑफ फरवरी 2023 में। ठीक है, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़, इनके बारे में ये मेजर करता है कंबाइंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़। ठीक है, 8 कोर इंडस्ट्रीज़ अराउंड कंप्राइज करते हैं टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का कितना, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 40.27%। ये याद रखना, कितना मतलब प्रोडक्शन जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो इंक्लूड करता है कितने आइटम्स को, कंप्राइज करता है 40.27% को। 8 कोर इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो याद रखना वेटेज के बेसिस पर, जैसे कि फर्टिलाइजर्स यहाँ पर आपको सबसे कम मिलेगी। ठीक है, और यहाँ जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं सबसे ज़्यादा वेटेज इनका है। ठीक है, तो ये वेटेज भी याद रखना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, 8 कोर सेक्टर को भी याद रखना पड़ेगा। पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हाईएस्ट वेटेज है 28.04%। ठीक है, फॉलोड बाय इलेक्ट्रिसिटी 19.85%। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज रिलीज करता है बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। चलो, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ये क्या मेजर करता है, ये कमेंट बॉक्स में दीजिए और कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, नवरत्ना स्टेटस की बात करें तो यहाँ पर जो ये है ना, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये नवरत्ना कंपनी मतलब का टाइटल इसे दे दिया गया है। ठीक है, तो ये नवरत्ना कंपनी के लिस्ट में शामिल हो गई है। IREDA एक अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन 1987। जो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो ये दोनों नवरत्ना कंपनी के लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं। ठीक है, स्टेटस ऑफ नवरत्ना इज ग्रांटेड बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, जैसे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस जिसका जो मिनी रत्ना पहले डेजिग्नेटेड हुई हो। ठीक है, ऑब्टेन किया हो एक्सीलेंट और वेरी गुड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रेटिंग इन 3 ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, लास्ट 5 ईयर्स में 3 बार मतलब 3 ईयर्स में इसने MOU रेटिंग वेरी गुड अचीवमेंट किया हो। ठीक है, और कंपोजिट जो स्कोर है वो 60 या फिर इसके ऊपर है परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में, तो उसे नवरत्ना का टाइटल दे दिया जाता है। मिनी रत्ना स्टेटस में मिनी रत्ना कैटेगरी फर्स्ट स्टेटस होना चाहिए। ठीक है, जिसका एक नेटवर्थ क्या हो, पॉजिटिव हो इन 3 ईयर्स में। ठीक है, 1 ऑफ द 3 एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 साल में एक बार मतलब इसका मतलब पॉजिटिव नेटवर्थ दिखा रहा हो। मिनी रत्ना कैटेगरी सेकंड में देखें तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो प्रॉफिट हो रहा हो लास्ट 3 ईयर्स में कंटिन्यूसली एंड हैव पॉजिटिव नेटवर्थ दिखा रहा हो। ठीक है, एक्सपर्ट कमिटी ऑन डेवलपिंग गिफ्ट IFSC। ठीक है, जो गिफ्ट सिटी है गुजरात में। ठीक है, ग्लोबल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग हब
गिफ्ट IFSC डेवलपिंग कमिटी है, एक्सपर्ट कमिटी ऑन डेवलपिंग गिफ्ट IFSC एज ग्लोबल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग हब सबमिट किया अपनी रिपोर्ट को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की नोटिफिकेशन जो क्लासीफाई करता है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंशियल क्राइम कंप्लायंस में एज फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर एक्ट 2019। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर ये जो है इस्टेब्लिश किया गया था स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2015 में। ठीक है, और इंडिया का जो गेटवे है गिफ्ट ऑपरेशनलाइज करा है इन 2015 में, और इसका जो एम है इंडिया को बनाना है, इंडिया के गेटवे को बनाना है फॉर इन बाउंड एंड आउटबाउंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज के टर्म में। ठीक है, IFSC अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया है IFSC एक्ट 2019 में, और ये एक यूनिफाइड रेगुलेटर है डेवलपमेंट के लिए और रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए, फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन IFSC इन इंडिया में ये सब डेवलपमेंट करने के लिए इसे बनाया गया था। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रेज किया है इंडिया के गोल्ड कंजम्पशन प्रोजेक्शन को 850 टन इन 2024। मतलब गोल्ड जो इंडिया कितना कंज्यूम करता है 850 टन 2024 के डेटा है। ठीक है, और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ये फॉर्म किया गया 1987 में बाई सम माइनिंग कंपनीज द्वारा, और ये एक अथॉरिटी ऑन गोल्ड है, ये एक अथॉरिटी है गोल्ड पर और एक्सप्लोर करता है यूनिक गोल्ड मार्केट्स एंड कंडक्ट करता है रिसर्च को गोल्ड एज ए कमोडिटी। तो लीडिंग एक्सपोर्टर्स कौन है 2022 की रिपोर्ट में ये दिया है कि लीडिंग जो एक्सपोर्टर्स है, एक्सपोर्ट कहाँ से ज़्यादा किया जाता है, ये है स्विट्जरलैंड, देन यूनाइटेड स्टेट्स, देन UAE। लीडिंग इंपोर्टर्स कौन है, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कहाँ किए जाते हैं, स्विट्जरलैंड द्वारा, चाइना द्वारा, UAE द्वारा, यूनाइटेड किंगडम, देन एंड इंडिया। ठीक है, टॉप प्रोड्यूसर्स कौन है, टॉप प्रोड्यूसर गोल्ड के प्रोड्यूसर, टॉप प्रोड्यूसर चाइना, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, रशिया, कनाडा, देन USA। ठीक है, इंडिया लार्जेस्ट रिसोर्सेज ऑफ गोल्ड जो लोकेटेड है इन बिहार में 44%, उसके बाद राजस्थान में, देन कर्नाटका में। ठीक है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है आफ्टर चाइना, तो ये याद रखना गोल्ड रिजर्व्स के बारे में। ठीक है, मिसलेनियस की बात करें तो निधि कंपनीज, अब निधि कंपनीज क्या होती है, किसके अंडर में आती है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ये देखेंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्रैक डाउन किया है इर्रेंट निधि कंपनीज को, जो मतलब सही से वर्क नहीं कर रही उन्हें क्रैक डाउन कर दिया है। निधि कंपनी होती क्या है, ये कंपनीज एक्ट 2013 में जो लिस्टेड होती हैं, डिक्लेयर की जाती हैं। ठीक है, और ये कंप्लाई करती हैं, मतलब पालन करती हैं निधि रूल 2014 को, जिन्हें बनाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फॉर रेगुलेशन ऑफ सच क्लास ऑफ कंपनीज। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, निधि कंपनीज की ऑब्जेक्टिव एक कल्टिवेट करना है हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स अमंगस्ट इट्स मेंबर्स, मतलब पॉजिटिविटी दिखाना है इसके मेंबर्स के साथ। इट रिसीव्स डिपॉजिट्स, मतलब डिपॉजिट देखो रिसीव करती हैं, फ्रॉम एंड लेंड करती हैं, मतलब लोन भी देती हैं अपने मेंबर्स को ओनली। ठीक है, जो भी इसके मेंबर्स होंगे उन्हीं को केवल लोन और उनके डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए क्राइटेरिया क्या है, नॉट लेस दैन 200 मेंबर्स, मतलब 200 मेंबर से कम नहीं होना चाहिए, वो निधि कंपनी के अंडर में आएंगे। नॉट ओन फंड्स ऑफ 10 लाख रुपीज़ और मोर, मतलब 10 लाख रुपए से या फिर उससे अधिक जो नेट ऑन फंड है वो होल्ड करती हो। ठीक है, तभी वो निधि कंपनी मान जाएंगे, इससे कम की मतलब कंपनी को निधि कंपनी के डेजिग्नेशन नहीं दिया जाएगा। ISI मार्क की बात करें तो गवर्नमेंट इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन को बनाया है मार्क मैंडेटरी। ठीक है, मैंडेटरी बनाया है जो ये ISI मार्क होता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील में और एल्युमिनियम किचन यूटेंसिल्स में थ्रू अ क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर। ओके, ISI मार्क क्या होता है, ये डेवलप किया गया था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा, जो एश्योर करता है प्रोडक्ट क्वालिटी और सेफ्टी को। सेंट्रल गवर्नमेंट जो ISI मार्क है उसे मैंडेटरी किया है सर्टेन प्रोडक्ट्स के लिए अंडर स्कीम फर्स्ट ISI मार्क स्कीम ऑफ BIS थ्रू इशुआंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स। ठीक है, ISI मार्क मैंडेटरी है कुछ प्रोडक्ट्स के लिए जो सोल्ड किया जाता है, जो बेचा जाता है इंडिया में, जैसे कि इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। ठीक है, लाइक स्विचेस, मोटर्स, हीटर्स, किचन और अप्लाइंसेस, सीमेंट, ऑटोमोबाइल एसेसरीज, मेडिकल इक्विपमेंट, स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट्स, टॉयज़। ठीक है, तो इनके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है कि इनमें ISI मार्क का यहाँ साइन जरूर लगाया जाएगा। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें तो ये एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है जो इस्टेब्लिश किया गया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 में। ठीक है, इसका एम क्या है, हार्मोनाइज करना है, हारमोनियस डेवलपमेंट को डेवलप करना है। ठीक है,
एक्टिविटीज़ के जैसे स्टैंडर्डाइजेशन है, मेकिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ गुड्स, तो इनमें हार्मोनियस रिलेशनशिप को डेवलप करना है। BIS स्टैंडर्ड्स क्या है, हॉलमार्क देता है, ऑफिशियल गारंटी ऑफ प्योरिटी, ठीक है, ये ऑफिशियल गारंटी होती है प्योरिटी की, ठीक है। और फिटनेस होती है प्रीसियस मेटल आर्टिकल्स की। इको मार्क का यहाँ पर जब इको मार्क लिखा होता है तो उसमें लेबलिंग ऑफ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, इकोलॉजिकल मार्क, ठीक है। हॉल मार्क इसके लिए होता है, हॉल मार्क होता है कि प्रीसियस मेटल आए, जैसे गोल्ड में है तो हॉल मार्क वहाँ पर दिया होता है, ठीक है। हॉल मार्क का यहाँ पर स्टैंडर्ड होता है, गारंटी होती है प्योरिटी की कि प्योर है चीज़, ठीक है। इको मार्क होता है इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, वो ऐसा साइन दिया होता है, ठीक है, लिखा होता है। ग्रीन सूट्स की बात करें तो RBI ने इंडिया के रूरल इकॉनमी को कहा है कि प्ले कर रहा है ग्रीन सूट की तरह, ठीक है। ग्रीन सूट्स की मतलब एक रोल प्ले कर रहा है इन द फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में, ठीक है। ग्रीन सूट्स क्या होते हैं, ये साइन होते हैं इन इकॉनमी और अ सेक्टर इज ग्रोइंग आफ्टर एन इकोनॉमिक डाउन टर्न, ठीक है। जब इकोनॉमिक स्लो डाउन होती है तब ये जो है ग्रो होने लगते हैं। FMCG सेक्टर की बात करें तो ये जो हाई टर्नओवर कंज्यूमर पैकेज गुड्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड मार्केटेड एंड कंज्यूम्ड विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है। एग्जांपल के लिए बोलें तो डिटर्जेंट्स, टॉयलेटरीज, टूथ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक्स, ठीक है। तो ये जो है क्या है, ग्रीन सूट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इनहेंस इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क, ये क्या है, तो फिनलैंड सपोर्ट कर रहा है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को थ्रू प्रोजेक्ट्स फंडेड बाय इनहेंस्ड इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क। तो इनहेंस्ड इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क ये केवल और केवल मल्टीलेटरल क्या है, मल्टीलेटरल पार्टनरशिप जो डेडिकेटेड होते हैं असिस्ट करने के लिए लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को टू यूज ट्रेड एज एन इंजन फॉर ग्रोथ, मतलब उनके साथ ट्रेड करना है ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, पॉवर्टी रिडक्शन हो, ये इसके लिए मतलब इम्फसाइज करते हैं। 51 कंट्रीज़ में ये 51 कंट्रीज़ के साथ पार्टनरशिप करता है, ठीक है, फिनलैंड। और इट इज़ आल्सो सपोर्टेड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एट्सेट्रा, ठीक है। जो इन्हेंस्ड इंटीग्रेटेड फंड है, फंड ट्रस्ट फंड मैनेजर है, जैसे यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज, ये इसके जो इन्हेंस्ड इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क है ट्रस्ट फंड मैनेजर, ये UNOPS करता है, ठीक है। टेली कम्युनिकेशंस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिजिटल भारत निधि रूल 2024, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के अंडर में आता है, जो एक्सरसाइज करता है पावर्स को कन्फर्ट किया जाता है टेली कम्युनिकेशंस एक्ट 2023 में मेंशन है, और ऑपरेशनलाइज किया जाता है डिजिटल भारत निधि द्वारा, ठीक है। और डिजिटल भारत निधि ये क्या है, ये इस्टेब्लिश किया गया था टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2023 के अंदर, जो फंड करा जाएगा, जो फंड करने के लिए है टेलीकॉम स्कीम्स को इन अंडर सर्व्ड रिमोट और रूरल एरियाज एट अफोर्डेबल प्राइस। तो रूरल और अंडर जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पर जो फंड हैं उन्हें प्राइस अफोर्डेबल प्राइस में उन्हें मतलब ये फंड प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। और ये रिप्लेस करता है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को क्रिएट आफ्टर क्रिएटिंग द फर्स्ट वाइल इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। तो टेलीग्राफ एक्ट जो 1885 का है उसे ये रिप्लेस करता है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को, ठीक है। USOF वाज अ नॉन लैप्सेबल पूल ऑफ फंड्स, मतलब USOF जो है वो नॉन लैप्सेबल फंड पूल ऑफ फंड है जो जनरेट करता है, किया गया है बाई यूनिवर्सल एक्सेस लेवी थ्रू द लाइसेंस फी चार्ज ऑन लाइसेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एट द रेट 5% ऑफ द एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, ठीक है। नेक्स्ट है NCOE फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ NCOE फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी फॉलो करता है 2022-23 बजट में, बजट अनाउंसमेंट में ये फॉलो किया गया था, ठीक है। विच प्रपोज द क्राइटेरिया ऑफ एन ABCG टास्क फोर्स, ठीक है, यह ना ABCG टास्क फोर्स ये सेटअप किया गया है। फीचर्स क्या हैं NCOE के, ये हैं सेक्शन 8 कंपनी में रजिस्टर्ड है, जो कि सेटअप किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्सिव क्रिएटर्स इसका मतलब नेम है, ठीक है। और फंक्शन करेगा इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स इन ABCGX ABGC XR एक्सटेंडेड रियलिटी फील्ड, और बूस्ट करेगा क्रिएटिव इकोनॉमी को इंडिया में, ठीक है। और क्रिएटिव इकोनॉमी और ऑरेंज इकोनॉमी, क्रिएटिव इकोनॉमी और ऑरेंज इकोनॉमी क्या है, तो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो कि
क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ बेस्ड होती हैं। क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ ये हैं साइकिल ऑफ क्रिएशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि यूज किए जाते हैं क्रिएटिविटी के लिए, एंड इंटेलेक्चुअल कैपिटल एज प्राइमरी इनपुट्स। ठीक है, ये हैं। और इंडिया में जो है ये $30 बिलियन की इकॉनमी है, इंडस्ट्री है ये, जो क्रिएटिव इकॉनमी है। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल है फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियरली 8% ऑफ इंडियाज वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये रहा हमारा इकोनॉमी का जो PT 365 है। तो ये हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो अपनी क्वेरी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और आप मैं इन जो सारी वीडियो हैं PT 365 की, इनको प्लेलिस्ट में दे दूंगा, आप वहां से सारी वीडियो को देख सकते हैं। और पहली बार अगर ना समझ में, जो भी आपको डाउट हो तो वहाँ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं उनको 100% आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर लाएंगे, ठीक है, अब हम कवर करेंगे आर्ट एंड कल्चर को। मैंने आर्ट एंड कल्चर की एक वीडियो पहले ही पोस्ट कर दी थी। ठीक है, अब हम उसे पूरी क्लियर करेंगे 2 से 3 दिन में। ठीक है, तो उसके भी 2 से 3 लेक्चर बनेंगे। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो PT 365 है उसे कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड केयर योर सेल्फ एंड हैव अ गुड डे।